ठीक है, तो वेव में बहुत ज़्यादा बेसिक में हम लोग नहीं जाते हैं, आपके पास नोट्स होगा तो बेसिक बात ऊपर का पढ़ लीजिएगा नोट्स में, फर्स्ट पेज का, उसमें लिखा है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। दो तरह का वेव है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो सीधा सीधा देखते हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक वेव जैसा बना के भेज दिया जाए, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो धागा है, इस धागे को, पार्टिकल को, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग का पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है किधर मूव करेगा, तो जैसे वेव जाएगा तो ये पार्टिकल या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये पार्टिकल, ये जो पॉइंट मार्क लगा दे किसी धागे पे, वो आगे पीछे जाएगा तो रस्सी टूट जाएगा। ये जो रस्सी है ये बंधा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ बंधा हुआ है, और ये पॉइंट लेफ्ट को जाए तो रस्सी क्या है, रस्सी इलोंगेट होने वाला नहीं है, बिल्कुल फिक्स है। तो यदि ये पॉइंट इधर गया तो रस्सी टूट सकता है, तो ये पॉइंट इधर इधर नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा। तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स कहते हैं। तो ट्रांसवर्स जिसमें पार्टिकल का जो मोशन है, ये वेव का मोशन ऐसे बोलते हैं कि वेव ऐसे चल रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे चल रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वेव ऐसे चलता है, पार्टिकल ऐसे चलता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इस केस को ट्रांसवर्स बोलते हैं। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें वेव ऐसे चलता है और पार्टिकल भी उसी के डायरेक्शन में आगे पीछे चलता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है ट्रांसवर्स का, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका स्ट्रिंग वाला है। जो धागा है, धागा पे वेव ऐसे ही ना बनता है, स्ट्रिंग का हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ईएम वेव जिसको लाइट भी बोलते हैं, लाइट, ये भी एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स का ही। लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग को जो पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, साउंड वेव जो पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपना नोट्स में एक बार पढ़ लीजिएगा और इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। वेव का जो बेसिक है, अब यहाँ पे देखते हैं। जो बेसिक बात है वेव का, इस टाइप से है। इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं, और इस पॉइंट को ट्रक बोलते हैं। यहाँ भी होगा, आगे जाता तो यहाँ भी ट्रक बनता। दो क्रेस्ट, ये दो क्रेस्ट का बीच का जो दूरी होता है, इसको बोला जाता है लेम्डा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इतना दूर लेफ्ट को आते हैं, यहाँ से इतना दूर लेफ्ट आए तो यहाँ पहुँच गए, और इसमें भी इतना ही दूर इधर आए तो यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हुआ, ये भी कितना हो गया, लेम्डा ही हो गया। और यहाँ से यहाँ जो हुआ, इसको एक कंप्लीट वेव बोलते हैं। यहाँ से यहाँ को एक कंप्लीट वेव हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग को जो क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा कि दो क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको लेम्डा कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन है, इसको हटाइए। अब इस पॉइंट को थोड़ा लेफ्ट को आए और इस पॉइंट को भी थोड़ा लेफ्ट को आए, तो ये पॉइंट यहाँ चलाया और ये पॉइंट यहाँ चलाया, तो फिर से ये डिस्टेंस न मिला, तो इस डिस्टेंस को लेम्डा बोलेंगे, और इसको बोलेंगे वन कंप्लीट वेव। इसको एक कंप्लीट वेव बोलेंगे। देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा क्वेश्चन में। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि 1 मीटर के लेंथ में, पूरा 1 मीटर के लेंथ में, जैसे ये है 1 मीटर, इतना 1 मीटर के लेंथ में 5 कंप्लीट वेव है, तो लेम्डा बताइए। तो 1 मीटर में कितना है, 5 कंप्लीट वेव है, 1 2 3, तो एक कंप्लीट वेव में लेम्डा होता है, अगला कंप्लीट में फिर से लेम्डा, तो कितना है 5 कंप्लीट वेव, तो 5 लेम्डा। यहां से देख लीजिए 1 मीटर में बोलता है कितना है, कि ऐसा ऐसा कितना वेव बनता है, 5 वेव बनता है। तो एक का लेम्डा, फिर दूसरे का लेम्डा, तीसरे का लेम्डा, 5 लेम्डा। यहां से लेम्डा निकल गया 1/5 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन में इस्तेमाल करने के लिए आएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ये मीन पोजीशन से ये वाला जो डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे ये हो गया आपका वेव, और भी आगे जा रहा है, ये वेव है। हम यहाँ पे फेज के बारे में पढ़ेंगे। फेज क्या है, फेज है कुछ नहीं, इनिशियल पोजीशन को बताता है। इनिशियल पोजीशन कहने का मतलब कि t बराबर 0 पे क्या सिचुएशन है उसको बताता है। तो यहाँ पे इसको इनिशियल फेज को समझने से पहले यहाँ पे साइन का इक्वेशन ये मान लिया हो कि साइन का ही ये वेव बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब साइन का वेव पढ़ते हैं, साइन का, इस पे एंगल होता है थीटा, साइन 0 0, ये कितना होता है 90 डिग्री ना, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री पे 1 हो जाता था, साइन पाई पे फिर से 0, ये 3π/2 माइनस में हो जाता था, और ये 2π। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इसके लिए हम लोग फेज बोलेंगे 0, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए फेज हो गया π/2, यहाँ के लिए फेज
पाई, बस इतना ही का आपको इस्तेमाल होगा। यहाँ बोलेंगे तो 3π/2, यहाँ बोलेंगे तो 2π। तो यहाँ नहीं जाना, बस ये 3 चीज़ को जानना है और इसका प्रैक्टिकल उसका मतलब हम समझाते हैं कि क्या हुआ। जैसे सपोज कीजिए कि धागा को, इस रस्सी को, इस धागे को एक दीवार से बांध दिए और बोला गया कि यहाँ पे सब लोग 10 लोग आए, 10 लोग को बोला गया कि वेव बनाइए। तो सब लोग जो वेव बनाएंगे, सब लोग इसी टाइप का कुछ वेव बनेगा, साइन वेव जैसा बनेगा। लेकिन अंतर ये होगा, 10 लोगों में अंतर देखिए क्या होगा सब में। एक हो सकता है कि यहीं से स्टार्ट करे लेकिन ऊपर की तरफ हाथ से पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाए। एक हो सकता है कि आदमी यहीं हो, मीन पोजीशन पे ही हो, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन पे ही हो लेकिन वो हाथ से नीचे पहले करे। कोई आदमी आए पहले ऊपर करे, जैसे रस्सी पकड़ ले, ऊपर नीचे करेंगे तो वेव बनेगा, तो पहले ऊपर करेंगे। हो सकता है वो आदमी नीचे करे, कोई तीसरा आदमी आए तो हम लोग वहां से नहीं शुरू करें, वो यहां से शुरू करे। कहां से शुरू करे? एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे, यहां से शुरू करे। तो इस सब तीनों में अंतर है। वेव तो ठीक है कि सब पे वेव साइन वेव भी बनेगा, साइन वेव भी बनेगा, इस पे सब पे सेम ही वेव बनेगा, लेकिन यहां तो अंतर आ रहा है ना। तो यहां के अंतर को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फेज का, कि आपस में कुछ कुछ अंतर जो आ रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इनिशियल पोजीशन। कहां से स्टार्ट ले रहा है? t बराबर 0, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, इसीलिए फेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे बोलेंगे कोई पार्टिकल, बोलेंगे मीन पोजीशन पे हो, स्टार्ट लेने वाला हो, या स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट मतलब t बराबर 0, स्टार्ट मीन पोजीशन से ले ऊपर की तरफ तो फेज 0 लेंगे। स्टार्ट ले मीन पोजीशन ही लेकिन नीचे की तरफ तो फेज कितना लेंगे? पाई। यदि स्टार्ट ले ऊपर से एक्सट्रीम पोजीशन तो फेज कितना लेंगे? π/2। जैसे ये तीनों केस का यहाँ पे एग्जाम्पल है। देखिए बोलेगा कि कोई आदमी वेव बनाने वाला स्ट्रिंग को, लेकिन स्टार्ट ले रहा है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये वाला पोजीशन, और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब फेज उसका कितना लेना है आपको? 0 लेना है। फिर ये मीन पोजीशन ही है लेकिन नीचे की तरफ, तो मीन पोजीशन यहाँ 2 बार है, तो एक 0 के लिए फेज है जब ऊपर जाए, और नीचे जाए तो पाई। तो इस केस में फेज हम लोग बोलेंगे पाई। और इसमें कहाँ से? एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे फेज कितना लेंगे इस केस के लिए? फेज लेंगे π/2। नोट्स में आप लोग, आपके पास जिनके पास नोट्स है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। ये वाला पॉइंट अच्छे से नहीं बनाया हुआ, दूसरा स्टाइल में नोट्स में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसको लिख लीजिए। बाकी ये सब आपको पता है नोट्स में है लिखा हुआ, ये वाला सिर्फ डायग्राम बना लीजिए, साइन वाला। ये देखिए 2 कंडीशन लिए, जिसमें रस्सी बंधा हुआ है, धागा बंधा हुआ है। इसमें रस्सी को एक बार ऊपर नीचे किए, तो एक बार ऊपर नीचे करेंगे तो ऐसा बनेगा। ये हो गया पल्स, इसको बोलते हैं, और पल्स मूव करेगा। इस रस्सी को पकड़ के बार बार ऊपर नीचे करें, बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो पूरा का पूरा क्या बनेगा? वेव। जैसे रस्सी पकड़ ली, एक बार ऊपर नीचे किए तो ये पल्स बनेगा, और ये वेलोसिटी से मूव करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे नदी में एक पत्थर मारिए तो जो वेव बनता है मूव करते करते पहुंच जाता है, वैसे ही ये वेव का पल्स है, इसको पल्स बोलते हैं, मूव करेगा। अब इसको बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे करें तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? वेव बन जाएगा, और ये भी वेव किसी वेलोसिटी से जाएगा। इसको वेव वेलोसिटी बोला जाता है। ये सब जिससे पल्स मूव करता है उसको वेव वेलोसिटी बोला जाता है। एक चीज यहां पे देखिए, ये हो गया वेव का वेलोसिटी, ये है वेव वेलोसिटी। ये अब यहाँ पे पार्टिकल कोई को ले लीजिए, यहाँ पे पार्टिकल है, इसको बोलते हैं पार्टिकल। इसको पार्टिकल नहीं बोलते, ये पूरा का पूरा वेव है जो मूव कर रहा है, और इसको बोलते हैं पार्टिकल। ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? जैसे ही वेव आएगा तो पार्टिकल कैसा जाएगा? या तो ऊपर या फिर नीचे। इस तभी ना इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था? पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है, जो वेव का मोशन होता है उसे 90 डिग्री बना के ऊपर नीचे ये मूव करता रहता है, एसएचएम जैसा। ये पार्टिकल है ऊपर नीचे करते रहेगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे ये वेव बहुत सारा वेव है जा रहा है, तो इसका कोई भी पार्टिकल आप ले लेंगे तो कुछ नहीं करेगा, ऊपर नीचे एसएचएम जैसे होता है ना, ऐसा एसएचएम ऐसा होता था, ये ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा। लेकिन ये वेव मूव करता हुआ चला जाएगा आगे की तरफ। तो इसका पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे और वेव का मोशन ऐसा। ये जो वेलोसिटी है वो वेव पल्स का या फिर वेव का वेलोसिटी बोलेंगे। थोड़ा सा जो बेसिक है उसको बता देते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन फिर आगे जो डेप्थ में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए सब बेसिक को करवा रहे हैं। अभी क्या है कि जैसे ये पार्टिकल को ये वेव बना दिए, सपोज कीजिए एक पल्स बनाए और ये पल्स भी वेलोसिटी से चलता हुआ आगे जाएगा, तो हमको कह रहा है कि वेव का इक्वेशन क्या होगा।
वेव का इक्वेशन क्या होगा। तो वेव का इक्वेशन का मतलब क्या होगा वो भी तो समझ ले पहले कि वेव का इक्वेशन का मतलब क्या है, बाद में निकालेंगे क्या है। तो हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस बना लीजिए और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बना लीजिए। तो वेव के इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी पार्टिकल, जैसे यहाँ भी हो, यहाँ का कोई पार्टिकल हो, यहाँ का पार्टिकल तो यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे चला गया है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ है। तो ये सब पार्टिकल, ये x1 है दूरी, ये पार्टिकल का x2 दूरी इस x एक्सिस में, ये x3 है, यानी x का फंक्शन है। तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी x पे y कितना गया, ये y ऊपर की तरफ, तो हम बोलेंगे y फंक्शन ऑफ x और टाइम। ये भी तो टाइम के अनुसार ना है। अभी यहाँ पे v वेलोसिटी से चलते हुए आगे पहुंच जाए तो किसी टाइम पे यहाँ होगा, ये पॉइंट 0 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेव का इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी पार्टिकल, इस स्ट्रिंग का कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल का ये होता है डिस्प्लेसमेंट। वेव इक्वेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वेव का इक्वेशन अभी आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि ये जो है रस्सी, ये जो धागा है, इस धागा में कोई भी पार्टिकल आप ले लें तो ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, कब, किसी खास टाइम पे, किसी खास एक्स पे, ये किसी खास एक्स पे किसी खास टाइम पे वो ऊपर रहेगा। यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है। तो इस तरह का जो इक्वेशन बनता है, यानी जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाता है, उसी को बोलते हैं वेव का इक्वेशन। जैसे सपोज कीजिए एक वेव को यहां पे बनाया गया और एक v वेलोसिटी से चलते हुए यहां पे पहुंच गया वेव। ये किसी खास टाइम पे हम लोग देखें तो यहां पे पहुंचा हुआ है, ये कितना वेलोसिटी, v वेलोसिटी चल रहा है, और ये जो डिस्टेंस है x है। ये बताइए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये y है, वेव का इक्वेशन लिखना है तो y बराबर लिखेंगे फंक्शन ऑफ, ये बताइए t लिखें। अभी ये बताइए कि जो वेव बना हुआ है, मान लेते हैं कि टाइम अभी 10 AM हो रहा है, सपोज कीजिए 10 बज रहा है, लेकिन ये 10 बजे हम किसी वेव को देखें तो 10 बजे वो वेव बना था कि और पहले बन चुका था, वो यहां बन चुका था। बढ़िया से ध्यान दीजिए, आपके घड़ी में 10 बज रहा हो सपोज कीजिए, और 10 बजे किसी वेव पर नजर पड़ा तो ये 10 बजे बना था कि और पहले बना था, तो पहले बना था। तो इसमें से टाइम में घटाना पड़ेगा टी में से, जैसे 10 बज रहा है तो कितना देर पहले बना था, तो घटा लेते हैं। ये जो डिस्टेंस इतना तय किया वेव, कितना स्पीड से चला, v से, तो इसके लिए जो टाइम होता है x/v। यहां से यहां जो वेव चला कितना स्पीड से चला था, v से, और ये डिस्टेंस कितना था, x चला है, तो यहां से यहां चलने का टाइम कितना लगा, मान लेते हैं यहां से यहां चलने का आधा घंटा लगा, वो टाइम कितना लगा टाइम निकालने का, x/v। तो हम बोलेंगे कि अभी जो टाइम दिख रहा है 10 बज रहा है, 10 बजे में से कुछ घटाना पड़ेगा टाइम, तो t माइनस कितना, x/v। ये हो गया वेव का फाइनल इक्वेशन, वेव का इक्वेशन या वेव का फंक्शन। तो अच्छे से समझ लीजिए कि अभी हम लोग जो वेव को हम लोग नजर आ रहा है, वेव किसी खास टाइम पे, वो उस टाइम नहीं बना था, उस पहले बना था। तो उस टाइम पहले को, जो पहले बना था उतना टाइम को घटाना पड़ेगा। 10 बजे आप देख रहे हो 9:30 में ही बना था, तो 10 माइनस आधा घंटा, तो यहां से t माइनस यहां से यहां वेव को चलने का टाइम कितना लगा, x/v को घटा लिए। अभी यहां ये माइनस साइन क्या बताता है, जैसे देखिए माइनस साइन ये बताता है कि वेव कैसे चल रहा था, प्लस, इसको x एक्सिस मान लीजिए, प्लस एक्स में, तो बोलेंगे कि ये जो प्लस एक्स में वेव यदि चल रहा था तो यहाँ पे कैसा साइन आया, माइनस। तो बोलेंगे कि माइनस साइन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। यदि उल्टा चलता वेव तो इसका इक्वेशन ऐसा हो जाता t प्लस x/v। तो जो प्लस है, प्लस बताता है कि वेव माइनस में जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वेव में बराबर आने वाला है, बार बार ही आएगा। ये माइनस साइन बताएगा उल्टा, माइनस रहेगा तो उसको उल्टा कर लीजिए, माइनस है तो प्लस में जा रहा है, प्लस है तो माइनस में जा रहा है, इतना ही बात पढ़ेंगे। तो जितना भी हम लोग छोटा छोटा जो बेसिक था ये सब समझ गए। अब हम लोग वेव में डायरेक्ट एंट्री करेंगे और यहां से आपके लिए काम का है। तो अपने नोट्स के सेकंड पेज पे चले जाइए, अपने नोट्स को लटिए, इसमें कुछ भी आप नोट मत कीजिए, अपने नोट्स में चले जाइए सेकंड पेज पे, वहां से हम लोग वेव में एंट्री करेंगे और हमारे लिए यही काम का है। स्ट्रिंग को रस्सी से बांध दिए हैं
अब रस्सी को एक बार ऊपर नीचे करेंगे तो क्या बनता था, पल्स बनता था, एक मूव होता था, ऐसा एक पल्स बनता था, वो मूव करता था। लेकिन रस्सी को पकड़ के बार बार ऊपर नीचे करें तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट वेव बनेगा। ये हो गया साइन वेव, ये साइन वेव बनेगा। यही हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। इसके पहले जो पढ़े थे बस बेसिक बात था, वो पढ़ना नहीं है। यहां से सिलेबस में शुरू होता है साइन वेव। तो साइन वेव बन रहा है, या फिर कोसाइन वेव भी बनेगा। जैसे साइन वेव भी ऐसा ही हुआ, साइन का इक्वेशन ऐसा होता है, कॉस का देखेंगे तो यहां से शुरू होगा, बस दोनों का लेकिन पैटर्न क्या होता है, दोनों का पैटर्न सेम ही होता है, लेकिन सबको साइन वेव ही बोलते हैं। जो कॉस वेव भी रहेगा उसको भी हम लोग साइन वेव बोलेंगे, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगा, y बराबर a साइन। वेव का जो इक्वेशन था उसमें फंक्शन क्या था, फंक्शन था t माइनस एक्स वाई वी के फॉर्म में, या फिर t प्लस t माइनस एक्स वाई वी के फॉर्म में, या फिर t यहाँ पे प्लस होता था। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का फॉर्मेट ले लिए, t माइनस एक्स वाई वी या फिर t प्लस। फंक्शन ऐसा ही होना चाहिए था, याद रखिएगा, फंक्शन में t माइनस एक्स वाई वी का फॉर्म होना चाहिए। तो ये जो दोनों इक्वेशन लिखे देखिए, t माइनस एक्स वाई वी प्लस एक्स वाई वी, माइनस साइन क्या बताता है, उल्टा बताता है, माइनस है तो प्लस में जाएगा। ये माइनस साइन बताता है कि वेव प्लस एक्स एक्सिस में जाएगा, और ये प्लस साइन बताता है कि वेव माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा। अभी हम लोग इसको ओमेगा को अंदर कर लीजिए, एक ही इक्वेशन इसको लेकर चलते हैं। अभी ये y बराबर a क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। ये जो दूरी है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसी को एम्पलीट्यूड, इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा कीजिए। तो y बराबर a साइन, ओमेगा को अंदर लेके जाइए तो ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v इंटू एक्स हुआ। अब यहाँ पे एक टर्म को डिफाइन करते हैं, ओमेगा बाई वी जो ये टर्म है इसको k बोलते हैं, ओमेगा बाई वी, और इसके लिए इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, k बराबर ओमेगा बाई वी। अभी हम लोग एक दो जो छोटा छोटा फार्मूला उसको देख लीजिए। v बराबर म्यू लेमडा, ये फार्मूला हम लोग सबको ही जानता है, बेसिक फार्मूला है। ये हो गया स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया वेवलेंथ लेमडा। v बराबर म्यू लेमडा, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, टाइम पीरियड है, t बराबर 2π ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर 2π फ्रीक्वेंसी, ये सब फार्मूला आपस में रिलेटेड है, देख लीजिए। t बराबर 2π ओमेगा, t बराबर 1/म्यू कर लेंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2π फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला को ध्यान रखिएगा, v बराबर म्यू लेमडा, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, t बराबर 2π ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। और ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर 2π फ्रीक्वेंसी, इस फार्मूला का इस्तेमाल होते रहेगा। ओमेगा का भी दे देगा तो ये फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये वाला चाहिए। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। ओमेगा को लिखते हैं 2π फ्रीक्वेंसी और v को लिखते हैं म्यू लेमडा। म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, म्यू म्यू कट गया, ये हो गया 2π बाय लेमडा। तो k का दो फार्मूला, वेव नंबर है, ये जो वेव नंबर है k, इसका दो फार्मूला, एक ओमेगा बाय v भी और एक 2π बाय लेमडा भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन हमारा, इक्वेशन जो फाइनल आ रहा है, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस, और ओमेगा बाई वी को क्या बोल रहे हैं, k, वेव नंबर, तो इसको kx, ये हो गया फॉर्मूला। और दूसरा हो गया a साइन ओमेगा t, माइनस के जगह प्लस कर लिए kx। ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहाँ से आपका चैप्टर में एंट्री होता है। वेव चैप्टर में हम लोग वेव थ्योरी वाला जो चैप्टर है इसमें एंट्री करेंगे यहीं से। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, साइन वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये माइनस साइन बताता है उल्टा कि प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, और प्लस डायरेक्शन बताता है, प्लस साइन बताता है कि माइनस डायरेक्शन में वेव आ रहा है। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो ये सब आप फार्मूला बहुत काम का है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का है। वेव नंबर है, इसका फार्मूला ओमेगा बाय वी, वी हो गया वेव का स्पीड या वेव का वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के का एक और फार्मूला है 2π बाय लेमडा, ये भी बहुत काम का, ये फार्मूला बार बार यूज होगा। के बराबर 2π बाय लेमडा, के बराबर ओमेगा बाय वी, के बराबर 2π बाय लेमडा या के बराबर ओमेगा बाय वी, दोनों इस्तेमाल होता है। तो नोट्स में सब लिखा हुआ है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इक्वेशन अभी हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया वेव का, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया मीन पोजीशन,
ये हो गया वेव का वेलोसिटी, ये होता है वेव वेलोसिटी। ये लेकिन y क्या है, y हो गया ये यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एम्पलीट्यूड बोलिए, ये हो गया जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पॉइंट का, ये पॉइंट हो गया, पार्टिकल हो गया, ये है पार्टिकल, जो धागा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का पार्टिकल यहाँ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इक्वेशन है वेव का, ये जो वेव है उसका इक्वेशन ये दिखा है, तो y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बताइए कि जब पार्टिकल का यहाँ है तो यहाँ वेलोसिटी भी कुछ होगा पार्टिकल का, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल का, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी टी, इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वह डायरेक्ट लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका शुरू करते हैं। ए तो कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाता है कॉस, लिखेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और टी में कितना से गुना है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, भी का कर रहे हैं, मतलब डी वाई बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अंदर वाले टर्म का तो ओमेगा बाहर निकल जाएगा, ए ओमेगा। जिन लोगों को ये नहीं आया कि डिफरेंशिएशन ये कैसे हुआ, वो लोग डिफरेंशिएशन वाला देख लीजिएगा वीडियो जो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन का बेसिक का है, या ऐप में भी दिया हुआ है बेसिक मैथ में। जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का तो कॉस होगा, लेकिन इसमें टी में ओमेगा लगा है तो ओमेगा बाहर निकल जाएगा। ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक बार और डिफरेंशिएशन इसका करें, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो इसी का आ जाएगा ए ओमेगा, कॉस का कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसमें से भी ओमेगा बाहर निकलेगा फिर से। कॉस का साइन होगा तो कैसा साइन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस लग जाता ना है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सब पार्टिकल लगाओ, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में अंतर है, ये हो गया वेव का वेलोसिटी। अच्छे समझिए, जैसे ये वेव बना है तो वेव तो ऐसे जा रहा है, तो वेव का वेलोसिटी ये हो गया, ये वाला वेव का वेलोसिटी। और पार्टिकल का ये जो आ रहा है भी पी भी लिख सकते हैं, या फिर पार्टिकल का वेलोसिटी लिख दीजिए, पार्टिकल का वेलोसिटी। तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहा है, कहीं भी देखिएगा तो ऊपर नीचे, कहीं भी देखिएगा तो यहाँ वाला पार्टिकल ऊपर नीचे, यहाँ वाला पार्टिकल ऊपर नीचे। तो ये जो ऊपर नीचे कर रहा है इसको पार्टिकल का वेलोसिटी बोलते हैं, और वो है ऐसा फार्मूला। देखिए इसमें भी कॉस का फार्मूला लगा हुआ है, साइन कॉस, जहां पे साइन कॉस कुछ लग जाए तो एसएचएम जैसा कुछ कुछ बार बार ऑसिलेशन जैसा बताएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इस वाई डिस्प्लेसमेंट पे, यानी मीन पोजीशन से इतना दूर गए तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, उसके लिए ये फार्मूला है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और यदि कर लें, इसको अलग से लिखना है, इसको अलग से समझना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पी लगा सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। तो ये फार्मूला लगाते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो वाई क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए साइन स्क्वायर इतना करें तो ये वाई बटा ए आएगा ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका दो फार्मूला हो गया, पार्टिकल का वेलोसिटी का एक दूसरा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लीजिए, इसी चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी को ऊपर लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। पार्टिकल का वेलोसिटी का एक फार्मूला ये हो गया ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है इसमें, वाई है ये डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एसएचएम में ऐसा इक्वेशन पढ़ना होता है, एसएचएम हालांकि हम लोग बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे, लेकिन एसएचएम में इस तरह का जो लोग पढ़े हुए हैं हल्का फुल्का भी रिवाइज, तो एसएचएम में भी पार्टिकल का वेलोसिटी का फार्मूला होता था ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता था, ये डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड होता था। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x है, यहाँ पे जो वेलोसिटी निकालना होता था तो इसका फार्मूला यही होता था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हो गया मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या सेम फार्मूला ये भी है, y क्या हो गया मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहाँ डालेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकलेगा। तो या तो इस फार्मूला से निकालिए या फिर इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इससे देखते हैं, इसका मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो इसका मैक्सिमम स्पीड तो यही ना होगा, ये हो गया कॉस, इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1,
उसी तरह से एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे वी मैक्स बराबर ए ओमेगा, और ए मैक्स बराबर ए ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, या फिर पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, जैसे वेव ऐसे चलता है तो पार्टिकल ऊपर नीचे चलता है कितना डिग्री बना के, 90 डिग्री, तो ट्रांसवर्स इसी को ना बोलते हैं। तो इसको दूसरा नाम भी है मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड, इसका दो नाम है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, या फिर इसी का दूसरा नाम है मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेलोसिटी या ट्रांसवर्स स्पीड। इसका दो नाम है, ठीक है। तो इतना बात अपने नोट्स में आप देख लीजिएगा। नोट्स में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है, तो नोट्स में इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाकी सारा बात लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ये कब होगा, ये कब होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये जो ए ओमेगा कहाँ पे होगा, एसएचएम में। यहाँ पे यदि देखें इसी चीज को, यहाँ पे जैसे ही कोई पार्टिकल चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जैसे ही जाए, अब तो ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये जीरो यदि हो जाए वेलोसिटी, तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री को यहाँ डाल दें तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक उल्टा, जब ये मीन पोजीशन पे आ जाए, तो मीन पोजीशन पे आने के बाद वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम और एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाता है। ये बहुत काम का नहीं है जो अभी डिस्कशन करवाएं, ये एसएचएम में ज़्यादा काम का है कि यहाँ वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम पे। एसएचएम में क्या होता है कि एक्सट्रीम पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जीरो। एसएचएम भी थोड़ा बहुत करवाना है, इसीलिए ये सब करवा रहे हैं। तो देखिए हम अभी के डिस्कशन में हम लोग क्या क्या देखें, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो इक्वेशन है वेव का, वही होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये जो है उसके एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म निकल कर आता है, ए ओमेगा यहाँ आ जाता है। इसको ए ओमेगा को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड भी बोलते हैं। और एक डिफरेंशिएशन और करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, तो ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक। वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला भी यहाँ पे है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का दूसरा फार्मूला भी है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें वाई क्या है, वाई है कितना दूर ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक फेज दे देते हैं, क्योंकि फेज से क्या पता चलता था, इनिशियल कंडीशन की कैसे स्टार्ट करता है, उसका पोजीशन क्या है। आपसे ऐसे करके क्वेश्चन बोला कि ये वेव जनरेट करेंगे, लेकिन ये जो लेफ्ट एंड है रस्सी का, वो मीन पोजीशन पे और ऊपर जाने का टेंडेंसी रखता है। ये टी बराबर जीरो पे ये पोजीशन है, तो यहाँ पे फेज कितना लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। फेज को जीरो डाल दें इसमें, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे करके बोला, ये नीचे की तरफ आना चाहता है टी बराबर जीरो पे। इस कंडीशन में फेज कितना लेते थे, पाई को यहां डालिए, तो इक्वेशन आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा माइनस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें से माइनस को कॉमन कर लें, बाहर कर लें, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ए साइन, ये उल्टा हो जाएगा, के एक्स इधर ओमेगा टी इधर चला जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस को बाहर कर लिए ना, माइनस कॉमन बाहर कर लें इसमें से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर निकल के इसको खत्म कर देगा। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ से टी बराबर जीरो यहाँ से स्टार्ट लें, एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पे फेज कितना होता था, पाई/2, इसमें पाई/2 डालिए, तो इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/2, ए साइन पाई/2 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस ओमेगा टी माइनस के। तो अभी हम लोग जो ये एनालिसिस किए, इससे देखिए क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव का ये हुआ करता था, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो इक्वेशन फाइनल होके आया वो क्या था, y बराबर ए साइन, ये उल्टा हो गया, के एक्स आगे चला गया, ये उधर चला गया, तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। या फिर चाहे तो इसके बदला ये इक्वेशन लिखें, तो ये हो जाएगा माइनस ए
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है ये सारा का सारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बोल दिया तो यही इक्वेशन एसएचएम का। इस फॉर्म का जो भी होगा सारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये के एक्स आगे चला जाए, ओमेगा टी पीछे आ गया, देखिए आ गया। इन दोनों में बस अंतर किसका है, फेज का अंतर है। कितना फेज का अंतर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितना है, ये जीरो फेज है, ये जीरो फेज है, और ये कितना का था, पाई का था। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, लेकिन दोनों में अंतर इस बात का है कि इसमें फेज पाई है और इसमें फेज जीरो है। अभी देखिए इसमें ए था, इसमें माइनस ए कर दिया। अब ए है माइनस ए, तभी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्योंकि माइनस कॉमन यहाँ से नहीं लिया है। तो माइनस रहे प्लस रहे, ये आपस में उल्टा हो जाए, साइन की जगह कॉस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा का सारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए जितना भी रहेगा, लगभग 95% क्वेश्चन में ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है हर बार, इसी का इस्तेमाल 95% क्वेश्चन में किया जाएगा। लेकिन कभी क्वेश्चन में ऐसा भी इस्तेमाल कर दे तभी भी मानिए वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, बस अंतर दोनों में फेज का है, बस इतना ही। ठीक है, इतना बात नोट्स में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है अपने नोट्स में, आप जिनके पास नोट्स होगा ये क्वेश्चन होगा उनके पास, आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे सबसे ऊपर में ये एग्जाम्पल है। इसको समझते हैं अच्छे से। पहला लाइन का मतलब समझते हैं। पहला लाइन क्या है, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच टू वाइब्रेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, बस इतना का मतलब समझते हैं। जैसे ये धागा है और इसको दीवार से यहाँ पे बंधा हुआ है, हम इसको बार बार ऊपर नीचे करें तो वेव बनता है, ठीक है, ये साइन वेव बनता है। लेकिन ये बताइए कि कोई आदमी है, मैनुअली काम यदि हो, कोई आदमी आए जैसे हम ही आए, ऊपर नीचे करेंगे तो आपको लगता है कि ऊपर जाने का और नीचे आने का हर बार टाइम सेम होगा? मैनुअल काम होगा तो टाइम में अंतर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी में अंतर आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैनुअली काम नहीं किया जाता। यहाँ वेव क्रिएट करने के लिए जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं जनरली, इस चैप्टर में आपको सब पढ़ना होगा ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी धागा हो, इसमें यदि वेव क्रिएट करना हो तो एक्सटर्नल जो सोर्स लिया जाएगा वो हर हाल में वाइब्रेटर बोलते हैं उसको, इसी को वाइब्रेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वाइब्रेटर मतलब वाइब्रेट करना बार बार। तो सबसे बेस्ट है जो इस्तेमाल में लाया जाता है एक्सटर्नल सोर्स, आदमी नहीं होता है, कोई मैनुअली काम नहीं होता है, वहां पे क्या इस्तेमाल होता है, ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल होता है। तो ट्यूनिंग फोक का मानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के लिए म्यू लिखते हैं 100 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। हर्ट्ज होता है यूनिट फ्रीक्वेंसी का। यदि ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी 100 है तो इसमें जो वेव बन गया इसका भी फ्रीक्वेंसी यही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। ये क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि ताकि बेसिक जितना बात है सारा क्लियर हो जाए आपका। कोई भी धागा में यदि वेव बनाना हो तो एक्सटर्नल सोर्स के रूप में ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है, ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी जो वेव इसमें बनकर निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी वही होगा जो ट्यूनिंग फोक का होगा, यानी इसका भी 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आइए देखिए क्या करता है, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच टू वाइब्रेटर। वाइब्रेटर में जनरली ट्यूनिंग फोक होता है, और फ्रीक्वेंसी कितना, यानी फ्रीक्वेंसी जो वेव बन रहा है इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 20 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, कहीं पे लिख लेते हैं डाटा, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कहीं पे लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी हमारा 20 हर्ट्ज आ गया। आगे चलिए, इफ एट टी बराबर 0 सोर्स मतलब इसी को बोलते हैं वाइब्रेटर को, ट्यूनिंग फोक को ही सोर्स बोलते हैं, उसको वाइब्रेटर बोलते हैं। टी बराबर 0 सोर्स इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना, मतलब कि ऐसा कंडीशन है, ये हो गया धागा, कहाँ पे है सोर्स, यहाँ पे ट्यूनिंग फोक मारा जा रहा है यहाँ पे, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सोर्स कहाँ है, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इतना दूर। तो डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम होता है उसको एम्पलीट्यूड बोला करते हैं, एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर। आप मीटर में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.01 मीटर में कर सकते हैं कन्वर्ट, जरूरत पड़ने पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ तो एम्पलीट्यूड दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि सोर्स कहां पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, टी बराबर 0 पे, यानी इनिशियल कंडीशन से क्या निकलता था, फेज। तो टी बराबर 0 पे ये कंडीशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, यहां पे फेज हो गया कितना, ऊपर रहता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, अब दिया नहीं ऊपर के नीचे तो हम लोग ऊपर ही ले लेंगे। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे फेज कितना लेते हैं, π/2। याद है ना कि यहाँ पे जो ऊपर से स्टार्ट हो तो π/2 होता है, और एम्पलीट्यूड तो निकल ही गया, एम्पलीट्यूड हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या, राइट द इक्वेशन ऑफ वेव निकालना है। तो वेव का इक्वेशन होता है
y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये हो गया जनरल इक्वेशन। वेव का जनरल इक्वेशन यही होता है। अभी बताइए तो इस क्वेश्चन में कहीं पढ़ के आपको ऐसा बोल रहा है कि वेव प्लस एक्स में जा रहा है कि माइनस एक्स में, देखिए तो कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखे तो जनरली हम लोग वेव को मानेंगे कि प्लस एक्स डायरेक्शन में जाता है। तो प्लस के लिए यहाँ पे साइन कैसा लेना चाहिए, माइनस माइनस ले लिए। अब करें इसका इक्वेशन लिखना है, यानी इसका वैल्यू निकालना, ए का, ओमेगा का, के का और फाइव का, ये सब का वैल्यू निकल गया तो यहाँ डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए तो निकला हुआ है, टिक मारिए, ए निकला हुआ है। फेज निकला हुआ है, फेज को भी मारिए। ओमेगा और के चाहिए, ओमेगा निकल गया, ओमेगा बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, फार्मूला बोले थे ना, फार्मूला याद रखिएगा वो सब। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो पता है, ओमेगा का भी काम हो गया, ओके ये भी निकल गया। अब हो गया के निकालने के लिए फार्मूला होता है, के हो गया क्या, वेव नंबर, उसका फार्मूला दो था, 2 पाई बाई लेमडा भी था, ओमेगा बाई भी था। तो ये हो गया ओमेगा बाई भी करते हैं, तो ओमेगा निकला हुआ है अभी, ओमेगा हो गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और भी, ये भी कौन सा होता था, ओमेगा बाई भी में ये भी कौन सा होता था, ये होता था वेव का स्पीड। याद कीजिए कि 2 तरह का स्पीड होता है वेव में, ये ऐसा कर लें तो ये होता है वेव का स्पीड, और ऊपर नीचे जो होता था ये होता था पार्टिकल का स्पीड। पार्टिकल के लिए डिफरेंशिएशन करके निकाले थे फॉर्मूला, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, या रूट अंडर ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। तो ये पार्टिकल का स्पीड अलग है और ये होता है वेव का स्पीड। इस फॉर्मूला में ओमेगा बाई के करते हैं, तो ये सॉरी के बराबर ओमेगा बाई भी कहते हैं, तो ये भी क्या होता है, भी होता था वेव का स्पीड, ये वाला स्पीड, ये जो जा रहा है ये स्पीड। तो वेव का स्पीड कहीं क्वेश्चन में लिखा था, वेव वेलोसिटी कितना लेना 50, तो ये हो गया 50। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी निकल गया, तो यानी हर एक टर्म निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये है, तो आपका इक्वेशन आ गया। तो आप नोट्स में देख लीजिए, ये बनाया गया है, आपको अच्छे से समझा दिए हैं, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने नोट्स में देखिएगा, एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है नोट्स में। इसको देख के बताना है कि ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं है, तो स्पीड कितना है। तो ये देखिए, वेव का मतलब सिर्फ हमेशा यही नहीं, 95% क्वेश्चन या लगभग सारा क्वेश्चन साइन वेव से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो ठीक है कि साइन का इक्वेशन होगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, लेकिन ऐसा भी तो वेव हो सकता है एक्सपोनेंशियल, ये वेव गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये वेव है, एक वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है। ईसीजी मशीन जो होता है, जब हार्ट उसके लिए चेक किया जाता है ईसीजी मशीन, उसमें देखिएगा इस तरह से वेव आता है, इस तरह से ये भी वेव एक वेलोसिटी से मूव करता रहता है। तो वेव का मतलब ये है कि किसी भी शेप का हो और वो मूव करता रहे कांस्टेंट स्पीड से। ये साइन वेव है जो हमको पढ़ना है सिलेबस में। कभी कभी ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी देता है। बस चेक करना है कि वेव का इक्वेशन है कि नहीं, ये चीज, ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये होता था क्या, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, ऐसा हम लोग कंपेयर कर लीजिए। तो ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ भी दिख रहा है, देखिए ऐसा ही टर्म यहाँ भी दिख रहा है, तो बोलेंगे कि ये भी वेव का इक्वेशन है, ये साइन का इक्वेशन है और ये एक्सपोनेंशियल है, लेकिन वेव का वो भी इक्वेशन है। अभी यहाँ पे बताइए, ये प्लस साइन क्या बताता है, ये वाला माइनस से नहीं रिलेटेड, ये वाला माइनस से मतलब नहीं है। के एक्स ओमेगा टी जो होता था ना, के एक्स ओमेगा टी ऐसा है, तो के एक्स ओमेगा टी ये दोनों आपस में कैसा है, यहाँ पे प्लस है कि यहाँ पे माइनस है, उससे पता चलता है कि वे प्लस में जा रहा है कि माइनस में। आगे में माइनस लगा है कि प्लस लगा है, इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये माइनस साइन से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ से पता चलता है, ये वाले साइन से पता चलता है कि वो वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है। तो यहाँ भी बताइए, इस माइनस से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ देख के बताइए कहा किधर जा रहा है। ये प्लस साइन बताता है कि माइनस में, बोलेंगे कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रहा है। अब इसका स्पीड कितना होगा, तो के जगह पे कितना ले लेंगे, ए, और ओमेगा के जगह पे बी ले लेंगे, ओमेगा टी है। तो यहाँ पे बोलेंगे स्पीड बराबर, के बराबर क्या फॉर्मूला होता था, ओमेगा बाय भी, तो स्पीड ही चाहिए ना, ओमेगा बाय के। ओमेगा कितना है बी और के कितना ए, तो बोलेंगे वेव का स्पीड, ये जो एक्सपोनेंशियल वेव है, एक्सपोनेंशियल वेव का ये हो गया स्पीड। नोट्स में देख लीजिए। नोट्स में जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। देखिए इसमें कुछ क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। करेंगे वेव का वेलोसिटी इतना है,
ठीक है, जो डाटा दिया सब यही दिया, करें फाइंड वेव फॉर्म। वेव फॉर्म करने वाले वेव का इक्वेशन, वेव फॉर्म मतलब जो फॉर्म बनता है वेव का, इस तरह का जो फॉर्म बनता था उसी का इक्वेशन चाहिए। तो इसका इक्वेशन हो गया कितना, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस क्वेश्चन में कहीं भी फेज के बारे में डिस्कशन नहीं है कि t बराबर 0 पे कहाँ से करना स्टार्ट। तो जब नहीं कुछ लिखा रहे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब हमको चाहिए। अभी वेव में कहीं, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि प्लस एक्स में जा रहा है कि माइनस में। तो हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं कि वेव किधर जा रहा है, प्लस एक्स में ही जा रहा है, और यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस एक्स के लिए माइनस लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया। ए पता करना है, ओमेगा पता करना है, के पता करना है। लिखा है ना कि वेव फॉर्म पता कीजिए, वेव फॉर्म निकालिए, यानी वेव का इक्वेशन यानी ए ओमेगा और के। तो ये सब डाटा से पता चल जाएगा, कहीं लिख लीजिए। v बराबर 20 मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड। मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड क्या हो गया, मैक्सिमम पार्टिकल का वेलोसिटी ए ओमेगा, यानी कि जो दिया हुआ है वो चीज क्या दिया हुआ, ए ओमेगा दिया हुआ है। याद कीजिए मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेलोसिटी किसको बोलते थे, ए ओमेगा को बोलते थे, जो पार्टिकल ऊपर नीचे जाता था मैक्सिमम। यहाँ लिख लेंगे ए ओमेगा बराबर 5 और फ्रीक्वेंसी बराबर दिया हुआ है कितना, 5 ही। अब इसको सॉल्व करके ये तीनों चीज निकाल लेना है। तो यहां से देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर, यहां से कहेंगे, यहां से बोलेंगे ए इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह, ओमेगा की जगह 2 पाई फ्रीक्वेंसी करते हैं बराबर 5। ये फ्रीक्वेंसी 5 पता है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ए बराबर निकल गया 1/2 पाई। ये काम हो गया। ओमेगा भी निकल जाएगा, ओमेगा तो सीधा सीधा निकल गया, यहीं से 2 पाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ओमेगा निकल जाएगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई ये फ्रीक्वेंसी है 5 यानी 10 पाई। ये भी हो गया। के चाहिए, के का फॉर्मूला होता है ओमेगा बटा भी। ओमेगा भी निकला था 10 पाई, और भी दिया हुआ क्वेश्चन में, भी स्पीड है वेव का, वो 20 दिया हुआ है, कैंसिल π/2, के भी निकल गया। अब ये सारा जो टर्म निकला उसको वहाँ पे डाल दीजिए, इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन आ जाएगा y बराबर ए की जगह 1/2 पाई साइन ओमेगा टी, ओमेगा कहाँ गया 10 पाई टी माइनस के कितना है π/2x। ये हो गया आपका आंसर। आपको वेव फॉर्म चाहिए था या वेव का इक्वेशन, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जांपल है नोट्स में 3rd नंबर, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस अगला जो पॉइंट है उसमें क्या क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेव का नहीं पार्टिकल का। तो यदि हम यहाँ पे बनाए, ये हो गया वेव। वेव सपोज कीजिए कि ऐसे जा रहा है। अब इसको बताने से पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए कि पानी है, ये नदी है या कोई समुद्र है, यहाँ पे एक वेव बना, सुनामी जैसा कोई एक वेव आ रहा है, एक वेव बन के आ रहा है। एक बॉल यहाँ पे टेनिस बॉल है पानी के अंदर, वेव ऐसे चल के आ रहा है, एक किसी वेलोसिटी से आ रहा है एक वेव। ये बताइए कि जैसे जैसे ये जो वेव बना हुआ है नज़दीक आएगा, ये बॉल ऊपर जाएगा कि बॉल नीचे जाएगा, सोच के बताइए। तो जैसे जैसे ये वेव आगे जाएगा, सपोज कीजिए कि वेव ऐसे आ गया, वेव यहां से चलकर यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो बॉल इसी के जस्ट नीचे यहां पे रहेगा। अच्छे से देखिए, तो वेव जैसे जैसे आएगा ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। बॉल पहले कहाँ था, बॉल पहले यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे पानी पे सरफेस पे, पानी का सरफेस ही ना है, यहाँ था। लेकिन जब पानी आया, ये वेव आया तो इसके ऊपर चला गया। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये वेव जैसे जैसे ऊपर आएगा, ये बॉल पहले यहाँ जाएगा, बॉल यहाँ जाएगा, बॉल यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा पहले एक्सट्रीम पे, फिर बॉल ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका हम लोग मतलब ये निकालेंगे, इसी कंडीशन का ऐसा मतलब निकालेंगे कि कोई वेव हो ऐसा, और ये इधर की तरफ जा रहा है, दाहिने साइड में जा रहा है। तो दाहिने से इधर से जितना पॉइंट होगा, ये सब इतना दूर का, ये सारा पॉइंट ऊपर जाने का टेंडेंसी रखेगा, और इतना दूर का नीचे का होगा, वो सारा पॉइंट नीचे जाने का टेंडेंसी रखेगा। यहाँ देखिए, ये जितना बॉल है, ये सब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये सब ऊपर जाने का टेंडेंसी रखता था, तभी ना धीरे धीरे ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया था, फिर यहाँ आ गया था। देखिए ये बॉल यहाँ था, ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी ऊपर जा रहा था। तो बोलेंगे इतना से आधा काट लें, तो इतना दूर में जितना पॉइंट होगा सब ऊपर जाने का टेंडेंसी रखेगा, इधर से इधर ये सब नीचे आएगा। एक्सट्रीम पे चला गया तो नीचे ही ना आएगा। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई वेव मूव करे
तो इसके आधा से इतना पॉइंट होगा जितना, ये सब ऊपर जाने का टेंडेंसी रखेगा और ये सब नीचे जाने का, तो पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालिए जब डिस्प्लेसमेंट इतना हो एम्पलीट्यूड का आधा। वेव का वेलोसिटी ऐसा है और ये जो पार्टिकल है मान लेते हैं यहाँ पे है ये पार्टिकल, इसका वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए, कितना होगा ये चाहिए। तो वेव ऐसे चल रहा है तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। यदि यहाँ वाला पॉइंट हम लोग ढूंढते तो वो क्या होता, नीचे की तरफ होता। हम अभी इसी को निकालते हैं, ये दोनों सेम ही होगा, बस ये ऊपर मैग्नीट्यूड होगा, ऊपर प्लस, ऊपर डायरेक्शन में होगा प्लस वाई में और ये नीचे की तरफ होगा माइनस वाई में। तो हम ये निकालते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाई, ये कितना दिया हुआ है, जो पूरा एम्पलीट्यूड है यहाँ से कितना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का आधा है, ये a/2 है। तो दो तरीका से निकालते हैं। एक तो इसका निकालने का फॉर्मूला था पार्टिकल का वेलोसिटी ओमेगा a² माइनस y², पार्टिकल का वेलोसिटी का। y कितना है, a/2 है, तो a/2 यहाँ रखेंगे तो a²/4 हो गया, 2 बाहर हो जाएगा, 4 - 1 3 हो गया, √3/2 बनेगा, ओमेगा इंटू इसका तो a बनेगा ही। तो ये हो गया पार्टिकल का वेलोसिटी। ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बनाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेव कितना होता है, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। इसी से वेलोसिटी कितना आता था पार्टिकल का वेलोसिटी, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। हमको यही चाहिए ना कि ये कितना होगा पार्टिकल की, ये पार्टिकल है vp ही है, ये vp यहाँ पे लिख सकते हैं। हमको यही चाहिए कि कितना होगा, इसके लिए थीटा चाहिए, कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना क्वेश्चन में बोला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना, एम्पलीट्यूड का आधा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का आधा, ए से ए कटा, ये हाफ बना। साइन कितना डिग्री हाफ होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, मतलब ये चीज अंदर का मतलब ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये थीटा हो गया, ये थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को यहाँ पर डाल दीजिए, ओमेगा टी माइनस kx ही ना है, ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री को डालिए तो ये वो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस 30 डिग्री, ए ओमेगा कॉस 30 कितना होता है √3/2। देखिए सेम आया, ये दोनों का वैल्यू सेम आया, लेकिन ये आसान हो गया, ये बनाना आसान है, इससे भी बन गया पर वो आसान ज़्यादा है। इसको नोट्स में आप देख लीजिए, नोट्स में इस मेथड से है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं नोट्स में, नहीं तो देख लीजिए समझ लीजिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नोट्स में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से है, y1 बराबर a साइन ओमेगा t माइनस kx। एक दो इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा ये है a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस 5/2। अब कह रहा है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो ये बताइए यहाँ पे फेज कितना है, 0, कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं लगाना है, तो इनिशियल फेज 0 बोल सकते हैं। और इसमें इतना देखिए, इतना चीज़ तो यहाँ भी दिख रहा है इसमें एक्स्ट्रा कितना है π/2। तो यदि फेज डिफरेंस बोले इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस, तो अभी हम लोग कुछ नहीं बट डायरेक्ट यदि बोले दोनों में से घटा दें तो फेज डिफरेंस कितना हमको दिख रहा है π/2। लेकिन ये गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ तो आप देख लिए लेकिन यहाँ नहीं देखे, यहाँ साइन है और यहाँ पे कॉस है, दोनों सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन है तो यहाँ भी साइन कीजिए, या यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस कीजिए। यदि दोनों सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे ये साइन होता तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, आप दोनों को घटाते आंसर जो आता π/2, तो फेज डिफरेंस बोलते कितना है π/2। लेकिन अभी यहाँ चूंकि कॉस है तो ये गलत हो जाएगा, तो अभी चेंज करते हैं सेम में। एक फार्मूला है कॉस थीटा को साइन में करना है, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो मेरा बेसिक मैथ का है, उसको क्लास आप देख लीजिएगा एक बार। कॉस को साइन में चेंज करना है तो जितना है थीटा में π/2 जोड़ दीजिए। साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ भी कॉस को कितना में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, तो कॉस को साइन में चेंज कीजिए। ए साइन जितना है थीटा उसमें कितना जोड़ देना है π/2 को, ओमेगा टी माइनस kx π/2। अब इसमें एक और π/2 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा जोड़ने के बाद पाई, और यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन सेम हो गया। अब इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस ढूंढिए, तो फेज डिफरेंस कितना का देगा पाई का, फेज डिफरेंस पाई का। यहाँ पे देख लीजिए पाई का वैल्यू आपको जो इस्तेमाल करना है 3.14 होता है पाई का, और π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.57। इसका इस्तेमाल करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में पाई बराबर 3.14 रहेगा, कभी कभी इस्तेमाल करना, या π/2 का मतलब 1.57 होगा।
इतना नोट्स में आप देख लीजिए। एक और पॉइंट है जो नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, नोट्स में नहीं है, इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। एक इक्वेशन है y बराबर a cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स। पहले तो ये बताइए कि ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं है। वेव के इक्वेशन में ही ना फंक्शन चाहिए था, ओमेगा टी प्लस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्लस साइन बताता है कि माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वेव का इक्वेशन है। तो पूछ रहा है कि यदि वेव का इक्वेशन है तो एम्पलीट्यूड कितना है, तो ए बता दें क्या है। ए बताते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वेव ये होता सिर्फ कॉस के फॉर्म में, ऐसा होता स्क्वायर नहीं होता। तो ये वेव का इक्वेशन होता, एम्पलीट्यूड ए होता, लेकिन यहाँ स्क्वायर कर दिया तो वेव का इक्वेशन तो अभी भी है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वेव का इक्वेशन तो अभी भी है, लेकिन एम्पलीट्यूड उतना नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बार बार बोल रहे हैं कि मैथ जिन स्टूडेंट का, जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं जिनका मैथ थोड़ा कमजोर है, तो एक दो क्लास मेरा मैथ का, बेसिक मैथ का, ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलस, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। इसीलिए cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 गया नीचे, ये हाफ प्लस ये भी गया 1/2 cos 2 थीटा। इसके जगह पे हम लोग, जैसे ये पावर है, पावर के जगह पे सिंगल करना है। जैसे इसका पावर हटाना है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, इसको हटा के खत्म करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं है, कहीं भी स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए कन्वर्जन का ये फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो आ जाएगा कितना, इतना आएगा। तो ए से गुना है तो a/2 यहाँ पे आएगा, a/2 cos 2 थीटा डबल हो जाता है, जितना थीटा उसका दुगना, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 2 के एक्स ये वाई। ए को इधर लेकर आइए, y माइनस a/2 बराबर a/2 cos 2 ओमेगा टी 2 के एक्स। ठीक है, इतना के जगह पे एक वाई डैश बोल देंगे, यानी कि यही इक्वेशन हो जाएगा y डैश बराबर, यानी इतना के जगह पे एक वाई डैश मान लेंगे a/2 cos 2 ओमेगा टी इतना। अभी क्या है कि ये फाइनल अब आ गया, ये वेव का इक्वेशन है। इस वेव के इक्वेशन में ये हो गया एम्पलीट्यूड। सिंपल वेव का इक्वेशन दिख गया, यहां से सिंपल दिख नहीं रहा था, वेव का इक्वेशन तो लग तो रहा था इससे कि वेव है, लेकिन ये स्क्वायर बता रहा था। ये स्क्वायर जो था कि एम्पलीट्यूड कितना होगा पता नहीं चल रहा था। अब इस पावर को, जो स्क्वायर दिख रहा है, उसको खत्म करके सिंगल पावर देखिए, स्क्वायर नहीं है अब, तो एम्पलीट्यूड कितना बोलेंगे, इतना a/2। फ्रीक्वेंसी कितना बोलेंगे, ये ना टी के साथ जितना गुना होता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया 2 ओमेगा। टाइम पीरियड भी बताना है तो कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसका मतलब इतना को वाई डैश बोल दिए, तो कितने लोग को दिमाग में आ रहा होगा इतना को वाई डैश क्यों बोल दिए। तो देखिए यहाँ पे ये है धागा आपका बंधा हुआ, ये हो गया वेव का इक्वेशन, साइन कॉस जो भी है। एक और धागा ऊपर में बंधा हुआ हो, ऊपर में बंधा हुआ, तो ये भी तो इक्वेशन वेव का ही ना है। ऐसा वेव रहेगा तो ये भी तो वेव ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़े कि सिर्फ यही वेव है। धागा बंधा हुआ है दीवार में, एक इस पे छत पे बंधा हुआ, उस छत पे, उसके ऊपर छत पे भी बंधा हुआ है, बहुत सारा धागा बंधा हुआ है। तो सारा का सारा क्या है, वेव का इक्वेशन ही है। तो वाई डैश मानने का मतलब इतना बराबर, यदि जीरो मानने, वाई डैश बराबर जीरो मानने, तो ये जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर इससे कितना हो जाएगा a/2, यानी कि वाई बराबर a/2। इसको लिख ली, इस लाइन को वाई बराबर a/2 बोले। तो अब जो मीन पोजीशन है, जो पहले ये मीन पोजीशन हुआ करता था, ये वाला लाइन, अब मीन पोजीशन ये हो गया, ये वेव यहाँ चला गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो चीज है ये भी वेव का इक्वेशन है, लेकिन मीन पोजीशन शिफ्ट कर गया। मीन पोजीशन यहां से ऊपर चला गया, कहां पे, a/2 पे। इसको जीरो करेंगे तो कितना आता है, a/2 पे, तो यहां चला गया, लेकिन है तो वेव ही ना। और ये वेव का इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, यानी इसी को हम लोग मीन पोजीशन हम मान लिए, इसको नहीं मानेंगे, इसको मीन पोजीशन मान लिए। तो ये भी वेव का इक्वेशन है। बस इतना नहीं समझना, डिटेल ये सब क्या कचरा है इधर मत समझिए। सीधा सीधा इसका आपको पूछेगा कि एम्पलीट्यूड कितना, ये वेव का इक्वेशन है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड कितना है, हाफ। और इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 ओमेगा। बस इतना पूछेगा, इसको नोट कर लीजिए, इधर का बात मत नोट कीजिएगा, ये तो समझाने के लिए सिर्फ बोले थे। ठीक है, अभी हम लोग एक सेक्शन पढ़ लिए हैं और इसमें जितना भी थ्योरी था सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके पहले आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और एक बार जितना थ्योरी पढ़ा है अपने नोट्स से रिवाइज कीजिए। जो आपके पास नोट्स रखे हैं उसे नोट से सारा देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन बनाते समय आपको फिर बार बार सोचना ना पड़े कि इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला क्या था। एक बार अच्छे से सारा थ्योरी आप देख लीजिए, सारा फार्मूला देख लीजिए। हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब देखिएगा लगभग 90% क्वेश्चन आप खुद बनाने लायक हो जाएंगे और क्वेश्चन बनाते बनाते आपका स्पीड हो जाएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अभी अब सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन ये सब आ सकता है एग्जाम में, नीट में।
तो ठीक है, आप लोग पहले वीडियो पॉज कीजिए और रिवाइज कीजिए जल्दी से। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने बुकलेट के पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8, यह है जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर हम बताएंगे। ठीक है, एक वेव का इक्वेशन ऐसा कुछ दे दिया। करा स्ट्रिंग पे जो वेव बनाया गया है नॉर्मल साइन वेव कॉस वेव नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसा वेव बनाया गया। तो एक्सपोनेंशियल वेव जानते हैं, ये माइनस साइन बताता है कुछ नहीं, ये माइनस साइन से कुछ लेना देना नहीं, अंदर के साइन से कुछ डिपेंड करता है। तो करे कि एक वेव बनाया गया स्ट्रिंग पे, तो इसको देख के बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखिएगा, दो ऑप्शन बी और सी में स्टैंडिंग वेव के बारे में कुछ बोल रहा है कि स्टैंडिंग वेव है। तो स्टैंडिंग वेव तो पढ़े ही नहीं है, स्टैंडिंग वेव में ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडिंग वेव का अलग फॉर्मेट होता है। तो स्टैंडिंग वेव हम लोग पढ़े ही नहीं, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। दो वेव और है, कह रहा है कि माइनस एक्स डायरेक्शन में है और इतना स्पीड है, और एक बोलता है कि प्लस एक्स डायरेक्शन में है। ये बताइए कि इसके अंदर इस माइनस से कुछ लेना देना नहीं, अंदर वाले माइनस प्लस से होता है। तो अंदर में सारा का सारा प्लस है, कहीं माइनस नहीं, तो कहीं भी माइनस का कोई चांस नहीं, सब प्लस ही है। प्लस साइन क्या बताता है कि वेव किधर जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो माइनस एक्स एक्सिस का कितना आंसर है, बस एक है, वेव मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड। और स्पीड हमको निकालना नहीं आ रहा है इससे, सपोज कीजिए कि स्पीड हमको निकालना नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ए। इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन कहने का मतलब चारों जो ऑप्शन है उसमें से ये देखना कि ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, और थोड़ा सा लॉजिक अपना दिमाग का लगाएंगे तो देखिएगा कि बनाने से पहले आपका क्वेश्चन बन गया। जो दूसरे लोग बनाने में जो टाइम दे रहे हैं उससे जल्दी आपका बन जाएगा। और आप लोग में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कई लोग ऐसे होंगे जो सीख जाएंगे इस प्रोसेस को, और कई लोग होंगे जो उसी पुराने ढर्रे पे चलेंगे, तो लोग को फिर से नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो मेरा तरीका सीखेंगे इसी बार नीट या जेईई में आप लोग चले जाएंगे, पक्का चले जाएंगे, और क्वेश्चन लड़ जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, क्वेश्चन कितना लड़ा हुआ है। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका एग्जाम में देखिएगा हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जितना करवाएंगे अच्छे से कर लीजिए। निगेटिव एक्स में क्वेश्चन तो हमारा बन गया, लेकिन पूरा बना लेते हैं कि स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज को अंदर वाले टर्म को हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, इसको बोलेंगे रूट ए एक्स रूट बी टी का होल स्क्वायर। ये है, देखिए तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, फिर रूट अंडर इतना कर लेंगे। अब ये हो गया e टू द पावर माइनस ऐसा, ये हो गया के जगह के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसा होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, ये ओमेगा हो गया, के हो गया, के बराबर ओमेगा बाई भी होता है, तो भी बराबर ओमेगा बाई के कीजिए। ओमेगा कहाँ गया, ओमेगा रूट बी, और के कितना है, रूट ए। ये हो गया बी बाई ए। देखिए आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12, ये भी जेईई मेन 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि अल्फा और बीटा की जगह पे क्या होगा। इसमें वेवलेंथ दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं ये के एक्स हो गया के की जगह, ये ओमेगा की जगह, ये हो गया के और ये हो गया ओमेगा। तो यहां से देखिएगा, बोलेंगे टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 सेकेंड। 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना हो गया, बीटा, ये कैंसिल, यानी बीटा बराबर पाई। अल्फा भी नहीं निकाले हैं, बीटा इक्वल टू पाई। तो पहले देख लेंगे कि बीटा का कितना आंसर दिया हुआ है। तो आंसर आप देखेंगे तो बीटा का पाई बस एक ही है। बीटा का पाई जो वैल्यू है सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। तो इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं कि एक बनाए और आगे चल गए, यानी कि हम दोनों बनाएंगे, बैठ के अल्फा निकालते रहेंगे। अल्फा निकालेंगे, टाइम रहेगा तो अल्फा निकालेंगे। अभी हम लोग जैसे यहाँ बना रहे हैं तो अल्फा निकालेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में बस एक ही से काम आपका हो गया, आगे बढ़ जाइए। आप अल्फा निकाल लीजिए। के एक्स से के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा, और ये है के की जगह कितना, अल्फा। लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू है 0.08। ये डबल जीरो है, ऊपर गया, कितना हो गया, 25 पाई। देख लीजिए अल्फा का वैल्यू 25 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 22। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 22।
हमको चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड, वेव का स्पीड चाहिए, पार्टिकल का नहीं। पार्टिकल के तो डिफरेंशिएशन वाला जो फार्मूला आता था, हमको वेव का स्पीड चाहिए, वेव मोशन का स्पीड चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया क्या, ओमेगा, ये हो गया के, v बराबर ओमेगा बाई के बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई v, तो v इधर चला गया, ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है, 600/2, 300। इसका आंसर हो गया ए। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 19, ये है आईआईटी का। तो आईआईटी 90 का क्वेश्चन है, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है। तो इसमें 2 आंसर सही हो सकता है, 3 आंसर सही हो सकता है, तो इसको अच्छे से करेंगे। आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और इसमें ऑप्शन कह रहा है कि वेव किधर जा रहा है, प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो ये बताइए, यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस साइन बताता है कि माइनस में जा रहा है, यानी निगेटिव एक्स डायरेक्शन का कितना आंसर है, इसमें 2 दिया हुआ है। इसमें भी आंसर बी में क्या लिखा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, सी में भी दिया हुआ निगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी दोनों होने का चांस है। लेकिन उसमें आगे क्या लिखा है कि एक में लिखा है वेव वेलोसिटी इतना है, दूसरे में वेवलेंथ। तो वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ चेक करना पड़ेगा। तो इसको के बोलेंगे, एक्स के साथ जो गुना है वो के हो गया, टी के साथ जो गुना है वो ओमेगा हो गया। तो वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बटा के, 15 पाई बटा 10 पाई, 1.5। तो जो वेव का वेलोसिटी 1.5 है, ये आंसर सही हो गया, आंसर बी हो गया सही। और वेवलेंथ चेक करना है कि वेवलेंथ कितना होगा। वेवलेंथ के लिए के बराबर होता था एक फार्मूला 2 पाई लैम्डा भी, और के दिया हुआ है कितना 10 पाई, यहाँ से हो गया कितना 5, यानी लैम्डा इक्वल टू 1/5, 0.2, यानी ये भी सही हो गया आंसर, आंसर सी। यानी इसका 2 आंसर हो गया, बी और सी। तो देख लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 25 IIT 84 का क्वेश्चन है। और इसको जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेन के, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए। VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने का बिल्कुल चांस है। तो इसको आप कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन दे दिया। इक्वेशन देने के बाद कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये होता है ए ओमेगा, याद है ना, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी या मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड इसी को बोलते थे। और ये कितना है 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी बोलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके ऑप्शन में कि लेमडा क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ से ऐसे करते हैं, ए बराबर 4 इंटू ओमेगा को इधर लेके आए, भी बाई ओमेगा, ओमेगा बाई भी कितना होता था के, तो उल्टा हो गया 1/k, इसको लिखेंगे 4/k, ऐसा लिख सकते हैं। ओमेगा भी को नीचे ले जाए, ओमेगा बाई भी बोले तो के बन जाएगा। और के होता है 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया 2, और ए हो गया एम्पलीट्यूड। तो इसमें से बताइए एम्पलीट्यूड देख के, यही ना एम्पलीट्यूड है, इसको वाई नॉट लिखिए, वाई नॉट बराबर 2 लेमडा बाई पाई, पाई तो रह गया था, लेमडा चाहिए, तो हो गया आंसर वाई नॉट पाई बटा 2, यानी आंसर कौन सा हो गया, आंसर इसका बी, वाई नॉट पाई बाई 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 7 का फिल इन द ब्लैंक्स IIT का 3rd नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे जो साउथ इंडिया में जो एग्जाम हुआ था मेडिकल का पहले कभी, उसमें पूछा गया था, तो ये नीट में भी पूछने का चांस है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, पेज नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स का 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिया हो कि वेव का इक्वेशन t बराबर 0 पे ये है और t बराबर 2 सेकेंड पे ये बन गया। तो इसका ग्राफ हमको बनाना नहीं है, हमको देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 मानिए, यहाँ पे x बराबर 0 कर लेते हैं, और यहाँ भी इतना 0 करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाता है 1, और यहाँ पे आ जाता है x बराबर 0। ये 2 टर्म आया, इसको 0 कर लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये है x इक्वल टू 0, यानी ये हो गया x बराबर 0 का पॉइंट, ये वेव, इसका इक्वेशन सपोज कीजिए कि इसका ग्राफ ऐसा बनता, इसका कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ कुछ होगा, मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ बनता x बराबर 0 पे। तो ये वेव किसी वेलोसिटी से चलता हुआ किसी टाइम में आके ऐसे बन गया,
ये x बराबर कितना दूरी पे है, ये जो चीज़ है x बराबर कितना पे 1। अच्छा से देखिए इस चीज़ को, x बराबर 0 t बराबर 0 पे, ये t बराबर 0 पे सिचुएशन है, t बराबर 0 पे x बराबर 0 यदि करते हैं तो x बराबर 0 ही आएगा। x बराबर 0 पे ये ग्राफ का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन बना लिए। अभी कह रहा है कि इतना बराबर यदि 0 कर ले अंदर के टर्म, याद कीजिए जो एक्सिस शिफ्ट करना हम लोग अभी थोड़ा देर पहले एक डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कि कॉस स्क्वायर का एक फंक्शन था इक्वेशन, उसमें एक्सिस ऐसे शिफ्ट हो गया था, ये नहीं बल्कि यहाँ पे आके वेव हो गया था, मीन पोजीशन ऊपर चला गया था, इसको एक्सिस शिफ्ट करना बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे वैसे ही, इतना बराबर 0 कर लेंगे, जैसे इसमें टर्म को 0 की, इसमें इतना को 0 कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाता है 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 आ गया कितना देर में 2 सेकेंड में। ये t बराबर 2 सेकेंड पे है, ये t बराबर 0 का सिचुएशन है। तो x बराबर 0 से x बराबर 1 तक ग्राफ कितना वेलोसिटी से चला ये पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस 1 है, 1 मीटर। तो स्पीड कितना स्पीड से चलते हुए कोई यहाँ पहुँचा होगा, उस स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस है 1 और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम 2 सेकेंड, यानी कि 1/2 यानी 0.5 सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, 1/2 हो गया ना, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 1, अपने बुकलेट के पेज नंबर 1 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 IIT एडवांस 2008। ये सबको ही करेंगे, जो नीट वाले हैं वो भी करेंगे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे दोनों करेंगे, नीट और जेई वाले दोनों करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये IIT का क्वेश्चन है तो नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्नैपशॉट कहने का मतलब फोटो खींचना, फोटो क्लिक करना। तो कोई एक वेव था जो जा रहा था, उसका फोटो खींचे तो ये निकला। वेव किधर जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी वेव ऐसे जा रहा है, कितना स्पीड से लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, जो भी है इसका डाटा दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ डाटा, इसका जरूरत अभी नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो लेंगे। कह रहा है कि किसका हमको चाहिए, लास्ट में जो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। वो एक बात और ध्यान रखिएगा आगे बढ़ने से पहले, कोई भी क्वेश्चन उसका जो लास्ट लाइन है वही क्वेश्चन होता है, लास्ट लाइन को अच्छे से समझना है, तब जाकर ऊपर का सब बात समझ में आएगा। तो लास्ट में क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इतना। तो ये बताइए कि ये जो पॉइंट है, वेव ऐसे चल रहा है, वेव ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो हम लोग अभी भी डिस्कस किए थे कि ये पार्टिकल कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो भी हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये ऊपर जाएगा। जब वेव ऐसे चलेगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। यहाँ कोई P पॉइंट होता तो कहाँ जाता, नीचे जाता, ये ऊपर जाएगा। ऊपर में कैसा एक्सिस है, देखिए बनाया हुआ वाई एक्सिस, ऊपर में वाई एक्सिस है, यानी ऊपर में जो आंसर आएगा प्लस जे में आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, प्लस जे में। अभी चारों ऑप्शन को आप देखिए, चारों ऑप्शन में देखिएगा तो 2 है जे का आंसर और 2 है आई का आंसर, यानी कि आई एक्स एक्सिस में होगा क्या इसका वेलोसिटी, इस पॉइंट P का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में थोड़े होगा, ये तो वेव का ना वेलोसिटी होता है, ये P पॉइंट का ऊपर नीचे होता है, या तो प्लस वाई में या माइनस वाई में। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो कैसा आंसर आएगा, प्लस जे। प्लस जे का बस एक ही आंसर ए। तो अब हम इसको बनाने का जरूरत नहीं है, हो गया काम, यहाँ से मार देंगे। इसी को एलिमिनेशन बोला जाता है। यानी क्वेश्चन बनाते समय आप इतना अलर्ट रहें कि क्वेश्चन को देखते ही पकड़ लें कि क्वेश्चन में कैसे बनाना है क्वेश्चन। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूरा बनाने में लग जाएंगे, सब भूल भाल जाएंगे, वो सब चीज़ क्या है बना रहे हैं। तो बनाने के लिए वो भी बना लेंगे, इसको रटने वाला टाइप का बच्चा बोलते हैं, इसको रट के बना लेगा, पूरा समझ गया। एग्जाम में जाएगा तो उतना विदिन 3 घंटे के अंदर में आप उतना नहीं कर पाएंगे। जो स्मार्ट है बिल्कुल, वो क्वेश्चन देखते ही पकड़ लिए, प्लस जे माइनस जे कैसा होना चाहिए, यानी एलिमिनेशन का उसको नॉलेज है, तो दूसरे से पक्का है कि 10 क्वेश्चन वो ज़्यादा करके आएगा उतना ही टाइम के अंदर। 10 क्वेश्चन का मतलब 40 से 50 नंबर का फासला, तो रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। तो ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि प्लस में होगा, तो हमको समझ में आ गया कि आंसर होगा ए। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो एम्पलीट्यूड है, ये क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड कितना है 10, एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वाई, अब वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक फार्मूला था, पार्टिकल का फार्मूला ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा वाई कितना हो जाएगा, इसी का ना आधा है, जितना एम्पलीट्यूड है उसका हाफ है, a/2 है, या 10 कर देंगे, 5 कर देंगे, a/2 कर लीजिए, a 10 ये 5 तो a/2 कर लीजिए। तो ये कितना आ गया था, a√3/2। एम्पलीट्यूड तो पता ही है, सेंटीमीटर में चेंज करना हो करेंगे। ओमेगा भी निकाल लेते हैं पहले, ओमेगा का आइडिया नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है देखिए, तो v दिया हुआ है, स्पीड ये है 10
सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, और वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है 0.5, ये मीटर में है, ये सही है। और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो 0.1 हो गया मीटर में, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड में। हमको किसी तरह ओमेगा निकालना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से v बराबर म्यू लेमडा, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। v बराबर फॉर्मूला होता है v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा बराबर कितना, 0.1, लेमडा है 0.5, ये है कितना है 0.5, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर आ गया 1/5। ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1/5, 2 पाई/5 हो गया। चलिए यहाँ पे कर लिए, ओमेगा का वैल्यू हो गया 2 पाई/5, और एम्पलीट्यूड क्या था 0.1 इंटू √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पॉइंट का एक नीचे आ गया, तो हो गया ऊपर √3 पाई बटा 50, √3 पाई/50। देखिए सारे में वही है, √3 पाई/50, √3 पाई/50, इसको निकालने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस खाली निकाल के दिखा दिए कि कैसे √3 पाई/50 आता है, पर ऐसे में निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में √3 पाई/50 है, तो इसको निकालने का कोई जरूरत नहीं, बस खाली डायरेक्शन पकड़ लीजिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आईटी का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 15, जेईई मेन ऑनलाइन 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से पहले कीजिए। ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये ग्राफ दिया हुआ है, t बराबर 0 पे स्नैपशॉट लिया गया, t बराबर 0 पे स्नैपशॉट मतलब फोटो लिया गया, तो t बराबर 0 पे ये हो गया x बराबर 0, t बराबर 0 पे ये वाला पॉइंट हो गया x = 0। तो कह रहा है कि इसमें फेज कितना लिया जाएगा, तो याद कीजिए जो हम लोग इसको ग्राफ को देखा करते थे, इसका फेज 0 और इसका फेज कितना लिया करते थे, पाई, इसका पाई/2, इसका 3 पाई/2, 2 पाई, ऐसा होता था। यानी कि पॉइंट मीन पोजीशन पे हो, नीचे जाने का टेंडेंसी रखता हो, ऊपर जाने का टेंडेंसी रखता हो। यदि ये पॉइंट होता तो फेज 0 लेते, ये पॉइंट है t बराबर 0 पे, ये कंडीशन है, तो ये वाला t बराबर 0 पे ये कंडीशन है, तो ये फेज होगा। यहाँ पे ये वाला कंडीशन कौन सा है, ऐसा ना ग्राफ है, नीचे से ना, यहाँ से ना शुरुआत हो रहा है, यानी ये वाला कंडीशन है, यानी कि इस केस का फेज कितना हो गया, पाई। कौन सा आंसर इसका हो गया, सी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो टफ क्वेश्चन नहीं है। नीचे से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, तो इस ग्राफ को खाली याद रखिएगा, ये फेज 0, ये पाई/2 होता है, और ये कहाँ से शुरुआत हो रहा है, t बराबर 0 पे, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। इधर का नहीं देखेंगे, पीछे का ग्राफ को मत देखिए, x बराबर 0 यहाँ पे मेन है चेक करने का, क्योंकि धागा ये बंधा होता है, तो ये जो एंड होता है क्या होता है, x बराबर 0 होता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इधर को भूल जाइए, x बराबर 0 से शुरू कर रहा है, यानी ग्राफ यहाँ से शुरुआत ले रहा है, यानी ये वाला पॉइंट है। यदि यहाँ से शुरुआत होता तो ग्राफ ऐसे बनाता, ऐसे करके बनाता, तो फेज बता देते। यदि ऐसे ग्राफ होता तो ये यहाँ से शुरुआत है, ये वाला पॉइंट। चलिए ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 15 का 45 नंबर क्वेश्चन है। ये भी जेईई मेन ऑनलाइन 2012 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में ओमेगा टी सिर्फ दिया है, एक्स नहीं दिया है। इसका मतलब ये एसएचएम का इक्वेशन है, एक्स आ जाता है तो वेव का इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, उससे लेना देना नहीं कि वेव का एक एसएचएम है, ये देखा हुआ टाइप का लग रहा है इक्वेशन। अब कह रहा है कि फेज ये चीज को 2π/3 ले लिया जाए, 2π/3 मतलब कितना हो गया 120 डिग्री, ये ले लिया जाए, तो कह रहा है कि इसका फोटो कौन सा होगा, जो डायग्राम होगा कौन सा होगा। तो ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ का फेज 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ का 180 डिग्री होता है, जिसको पाई बोलते हैं। अब कर 120 तो 90 है यहाँ पे, इससे आगे होगा, इन दोनों के बीच में होगा ना 180, 90 से 180 के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट कोई होगा जो 120 डिग्री फेज वाला होगा, यानी यहाँ से ग्राफ का स्टार्टिंग होना चाहिए। तो कौन सा है पॉइंट जिससे यहाँ से स्टार्टिंग आपको दिख रहा है, यानी ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इधर का ग्राफ हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट लेके जाएगा इधर की तरफ आगे, यानी कौन सा आंसर हो गया, इसका आंसर ए हो गया। देख लीजिए, सिंपल है।
ठीक है, हम नीट का क्वेश्चन करेंगे अपने बुकलेट में, पेज नंबर 22 पे जाएंगे। पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 19 नीट 2013 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वेव किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए माइनस का इक्वेशन होना चाहिए, तो माइनस देखिए कितने में है, -2 में है, 3 में है, माइनस ए सी डी में। तो उससे तो कुछ समझ में आया नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेमडा दिया हुआ कितना 2 पाई दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1/π। ठीक है, तो सारी इक्वेशन में अब देखेंगे, सारे आंसर में के का वैल्यू चेक कर लेते हैं, के का वैल्यू कितना आता है। तो के का फॉर्मूला होता है 2π/λ, और लेमडा कितना दिया हुआ है 2π, कैंसिल हो गया 1। के का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी जो भी इक्वेशन होगा उसमें के 1 होगा। तो देखिए के बराबर 1 का बस एक ही आंसर है, आंसर सी में साइन x - 2t है, तो x में कितना से गुना है, 1 से गुना है, तो के ही ना होता है, x में जितना से गुना होता है उसको के बोलते हैं। तो के का वैल्यू 1 होना चाहिए, आंसर सी में है। आराम से बन गया क्वेश्चन। मेडिकल का क्वेश्चन कोई इतना टफ होता नहीं, आराम से आप लोग बनाएंगे। लेकिन जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे हम लोग जेई मेन लेवल का या फिर आईटी लेवल का, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 25। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। आप कह रहा है कि रेशियो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, ए ओमेगा को। तो आपसे क्वेश्चन में ये बोला ए ओमेगा बटा भी, ये कितना होगा। तो ओमेगा बाई भी को क्या बोलते हैं, के। तो ए इंटू के, एम्पलीट्यूड कितना है इसमें 3 दिख रहा है, के। इक्वेशन में एक्स में जितना से गुना होता है वही ना के होता है, तो यहाँ 1 से गुना है तो 1 लिख दें, ये गलती हो जाएगा। ये जो π/2 गुना में है इसको भी अंदर लेके जाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब फाइनल लिखना हो के, फाइनल ओमेगा यहाँ पे 50 नहीं होगा, यहाँ पे यदि ओमेगा, यहाँ पे हम लोग ओमेगा और के तो बोलते हैं, लेकिन ये भी तो कॉमन होकर बाहर हो गया, तो इसको अंदर लेके जाइए। तो यदि इसी क्वेश्चन में यदि हमको ओमेगा लिखना हो, ओमेगा कितना हो, तो इसको अंदर लेके जाएंगे, तो π/2 × 50 बोलेंगे। और के लिखना हो तो इसको भी अंदर लेके जाएंगे और बोलेंगे π/2। तो यहाँ π/2 कर लीजिए, 3π/2, यानी आंसर बी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 27 नंबर क्वेश्चन। ये भी AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है। तो याद है ना, साइन है या कॉस है, इसको साइन में चेंज कीजिए। जैसे ही साइन में चेंज करेंगे तो π/2 को जोड़ना पड़ेगा। π/2 का मतलब कितना होता है, π/2 का मतलब 1.57, इसमें है 0.57। देखिए दोनों साइन हो गया, इसमें 0.57 है, इसमें 1 पॉइंट, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो फेज डिफरेंस घटाएंगे तो 0.57 खत्म हो जाएगा, 1 होगा। और ये रेडियन में होता है, π/2 का वैल्यू जो रेडियन में है तो रेडियन में लिख सकते हैं, 1 भी छोड़ सकते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया, 1, ए। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 24 उसका 34 नंबर क्वेश्चन। पेज नंबर 24 का 34, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे जेई मेन वाले। ये AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, पर कई सारा क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन होता है AIPMT का या नीट का, उसको जेई मेन पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन नीट का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लेंगे सबको, जो नीट वाले भी हैं और जेई मेन वाले भी। और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है कि वेव किधर जा रहा है, +x की -x, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, यानी कि वेव ऐसे चल रहा है। तो आंसर में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए इक्वेशन में। तो माइनस का 2 फॉर्म है, a है और c है। अब a और c में अंतर कैसे करें, तो दोनों में देखिएगा k अंतर है और ओमेगा में अंतर है। दोनों ऑप्शन में k है 15.7 और दूसरे में 7.85, दोनों में अंतर है। तो k यदि हमको पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 कंप्लीट वेव बनता है, 5 कंप्लीट वेव। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, मेन काम का पॉइंट, यही मेन पॉइंट है। कह रहे 5 कंप्लीट वेव फिट इन 4 मीटर लेंथ, यानी कि ऐसा 4 मीटर के लेंथ में कितना वेव फिट हो जाता है, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, ऐसा करके कितना वेव हो जाता है कंप्लीट, इसका 5 कंप्लीट वेव हो जाता है। तो एक कंप्लीट वेव का लेमडा होता है, दूसरा कंप्लीट का एक और लेमडा, यानी 5 लेमडा, ऐसा ऐसा कितना, एक और लेमडा हो गया। तो कितना मीटर में फिट हो जाता है, 4 मीटर में, तो इतना बड़ा 4 मीटर हो गया।
यानी लेमडा हो गया 4/5। के का फॉर्मूला होता है 2π/λ। 2π लेमडा हो गया 4, ऊपर गया 5, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा लगभग 15/2, यानी लगभग अप्रोक्स में 7.5 के आसपास। के का वैल्यू अप्रोक्स में 7.5 के आसपास, यानी कि आंसर सी हो गया। आंसर सी में के है 7 पॉइंट कुछ करके है और उसमें 15.7 है, ये आंसर सही हो गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन का सबसे जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को बनाने का, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि 5 कंप्लीट वेव 4 मीटर की दूरी में फिट होता है। मतलब इसका इस्तेमाल कि 5 लैम्डा बराबर 4 मीटर ऐसा करना पड़ता, यही मेन था। ठीक है, आप लोग होमवर्क के लिए मार्क लगाइए कुछ क्वेश्चन जो अभी जो पोर्शन जितना पढ़े हैं उससे क्या क्या, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बुकलेट में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, उसको करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन लड़ने का चांस है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ कुछ छोड़ दिए आप पर, क्योंकि आप करेंगे। तो होमवर्क में मार्क लगा लीजिए पेज नंबर 10 अपने बुकलेट का, पेज नंबर 10 का 19 नंबर, पेज नंबर 6 का 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14, इंपॉर्टेंट का मार्क भी लगा लेंगे 14 नंबर को, पेज नंबर 6 का। पेज नंबर 24 का 13 नंबर, इसको भी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे, पेज नंबर 24 का 13 नंबर। एक और मार्क लगाइए पेज नंबर 13 का 26, पेज नंबर 13 का 26, ये सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए। खुद से बुकलेट में आपको करना है इसको। डाउट होगा तो डाउट कहाँ पूछेंगे, आपको बता चुके हैं कि टेलीग्राम में इजी फिजिक्स डिस्कशन फोरम करके टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है। तो सारे हम लोग जितने भी हैं स्टूडेंट लोग, सब लोग उसी पे जुड़े हुए हैं, हम भी उस पर हैं जुड़े हुए हैं। तो सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, हम लोग सबको मिलकर आपस में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। जहाँ डाउट होगा वो कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, सब डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। और सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं, अदर सब्जेक्ट का भी वहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट हैं और सबको मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट करना चाहिए डाउट क्लियर में, क्योंकि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। यदि कोई डाउट पूछा आप बताएं और हम उसको देखते हैं, जो भी आप डाउट सॉल्व करते हैं हम देखते हैं कि अरे यार बहुत सही बनाया, तो उसको पर्सनली हम कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि तुम अच्छा बनाया या फिर गलत बनाया, थोड़ा और शॉर्टकट ट्रिक से इसको बनाओ। तो आप लोग इन्वॉल्व रहिएगा वो डिस्कशन फोरम पे, तो आपको बहुत फायदा होगा। फिजिक्स ही नहीं अदर सब्जेक्ट को भी डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर से बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स में। अपने नोट्स में पेज नंबर 4 पे जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, यानी वेव का वेलोसिटी। अभी इसके पहले हम लोग डिस्कशन किसके बारे में ज़्यादा किए थे, पार्टिकल हम लोग देखे थे। ये होता था वेव का वेलोसिटी और ये जो ऊपर नीचे जाता था ये होता था पार्टिकल, ऊपर नीचे जाता था। तो इसका डिस्कशन हम लोग अच्छे से किए, इसका किए नहीं है। तो ये जो वेव जो जा रहा है कितना स्पीड से, उसका स्पीड कैसे निकलेगा, उसका वेलोसिटी के लिए कुछ फार्मूला है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हो गया दीवार और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका फार्मूला होता है वेव वेलोसिटी का √f/μ। अब देखिए इसमें कौन कौन सा टर्म क्या है, यहाँ लिखते हैं। एफ हो गया इस रस्सी का टेंशन, टेंशन के लिए जनरली हम लोग टी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ एफ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में टी एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2π/ω। तो यहाँ टाइम पीरियड का चूंकि कन्फ्यूजन ना हो, टाइम पीरियड में भी टी और यहाँ टेंशन के लिए भी टी, तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग इस रस्सी में जो टेंशन है उसके लिए हम लोग एफ वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एफ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव स्ट्रिंग पे। ये जितना स्पीड से ये जो वेव जा रहा होगा इसका स्पीड कितना होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है या इस रस्सी में टेंशन कितना। ये हो गया टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग। और म्यू हो गया, म्यू के बारे में देख लेते हैं। म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को ऐसा बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू हो गया मास बटा लेंथ। तो दो टर्म आपको बस इस्तेमाल करना होता है जब वेव का वेलोसिटी निकला हो कि वेव कितना वेलोसिटी से चल रहा है, तो √f/μ इसको याद रखना है। एफ हो गया टेंशन, इस रस्सी में कितना टेंशन है, और म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास बटा लेंथ, यानी मान लेते हैं कि पूरा रस्सी का लेंथ l है और इस पूरे रस्सी का मास कितना m, तो m/l करेंगे तो लीनियर मास डेंसिटी निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी रस्सी तो पतला सा रस्सी है, कभी कभी रस्सी थोड़ा सा मोटा रहेगा और इसमें दिया रहेगा कि इसका डेंसिटी रो है। जैसे रस्सी अब किसी तरह से ले ले, जैसे यही है, इतना मोटा रस्सी है, तो इसमें ये रो हो गया और ये हो गया एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ L। तो इसमें हमको म्यू निकालना है,
तो म्यू निकालने के लिए मास के लिए वॉल्यूम इंटू रो इंटू वॉल्यूम, मास के लिए हम लोग ये मास लिख रहे हैं, मास को लिखते हैं रो इंटू वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एल, कट दें तो म्यू का फॉर्मूला आ गया, एक तो ये था ही एम बाई एल, और रो इंटू ए के फॉर्म, यदि डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहे कि कोई रस्सी है, कोई स्ट्रिंग है, उसका डेंसिटी दिया हुआ हो, तो रो इंटू ए करके म्यू निकाल लेंगे। ये दोनों म्यू को यहाँ पे डालेंगे तो हमको स्पीड निकलेगा। तो ये इतना नोट्स में लिखा हुआ है, आप चाहें तो ये नहीं लिखा हुआ है नोट्स में, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, तो नोट्स में बस इसको लिखेंगे, बाकी सारा पॉइंट नोट्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए काम का बात, ये भी वेव का कोई क्वेश्चन हो, वेव चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें आपको टेंशन पूछ दिया, हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन वेव का उसमें टेंशन पूछ दे तो वेव को टेंशन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, इन दोनों को जोड़ने का बस एक ही फार्मूला, ये v बराबर रूट अंडर एफ बाई म्यू, यानी कि वेव का स्पीड और ये टेंशन, इन दोनों को जोड़ने का बस यही एक फार्मूला है। तो हमेशा याद रखेंगे इस फार्मूला को, बहुत काम का है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हर जगह पे, नीट में, जेई में, हर जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को इसमें समझते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें स्ट्रिंग पतला दिख रहा है, इसमें मोटा सा है, इसको बोल सकते हैं थिक स्ट्रिंग या थिक रोप। स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, जब वही स्ट्रिंग मोटा हो जाए तो रोप, रस्सी बोलते हैं उसको, थिक रोप है, ये थिन है। अभी इसका भी कुछ मास है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका मास ज़्यादा होगा, थिक रोप है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये 2 kg है, ये 2 kg है, और ये है 1 kg, और ये है 10 ग्राम। अभी देखिए अंतर दोनों में, इसका भी मास है, इस रस्सी का भी मास है, लेकिन ये ग्राम में है और ये केजी में है, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है, यानी मासलेस जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन क्या होता है, सेम। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसका केजी में, इसका भी केजी में, यानी इसका मास अब है, ये मासलेस नहीं है, यानी कि यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, सब जगह पे टेंशन में अंतर होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसको पढ़ना है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। जब रस्सी मासलेस हो तो हर जगह पे टेंशन सेम होगा, जब रस्सी का मास आ जाए, वजन आ जाए, तो हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। इन दोनों में इसका भी मास दिया है, इसका भी मास दिया, लेकिन इसको मासलेस इसलिए बोल रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में 2 kg है, 2 kg के रेस्पेक्ट में ग्राम बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, इसलिए इसको मासलेस जैसा बिहेव बोलेंगे और सब जगह टेंशन सेम हो जाएगा। लेकिन इस केस में सब जगह पे टेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में रहेगा, ये जो थिक रोप है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। थिक रोप, ये जो मोटा सा रस्सी जिसका मास होता है, इसके लिए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग या यूनिफॉर्म रोप जैसा वर्ड इस्तेमाल करेगा, यूनिफॉर्म वर्ड इस्तेमाल करेगा। यूनिफॉर्म में ये मोटा सा हो गया, इसके लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल करेगा नहीं, बस स्ट्रिंग लिख देगा, सिर्फ स्ट्रिंग लिख देगा मतलब पतला। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग लिख दिया मतलब मोटा उसका मास है, ध्यान रखेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका भी कुछ म्यू होगा, कुछ तो मास है ना, उसका म्यू होगा, और इसका भी मास है, इसका भी म्यू होगा, कुछ इसका भी म्यू होगा, लेकिन इसका मास भी इसके साथ साथ, इसका मास पूरा का मास मान लेते हैं m डैश है, ठीक। और ये म्यू हो गया, इसका मासलेस जैसा बिहेव होगा। अभी बताइए, अब कुछ नहीं आगे हम लोग करना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सिर्फ पढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है फोर्स और यहाँ पे बताना है फोर्स, यहाँ पे बताना है फोर्स। म्यू तो ठीक है, म्यू यहाँ पे होगा ही, और यहाँ भी म्यू होगा, इसके लिए अलग डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स दोनों सेम होगा क्योंकि रस्सी है, तो यहाँ पे फोर्स भी सेम हो गया, कितना mg, नीचे में कितना लगता है mg लगता है, तो नीचे में mg फोर्स लगता है ना, mg, तो यही हो गया टेंशन, रस्सी का जो टेंशन है वो mg हो गया। यहाँ भी रस्सी का, सब जगह रस्सी सेम है, तो ये सेम टेंशन हो गया। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पल्स बनाया जाए, पल्स कहने का मतलब एक वेव दिया जाए, ये वेलोसिटी v है, ये धीरे धीरे ऊपर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगा कि अलग, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एफ बाई म्यू। अभी देखिए यहाँ जो फोर्स है वही फोर्स यहाँ है, दोनों जगह पे फोर्स सेम है, तो हम बोलेंगे कि दोनों जगह पे, इन दोनों पे वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो पल्स बनाए हैं, पल्स कैसे बनाएंगे, ट्यूनिंग फोक को लेंगे, रस्सी में मार देंगे, ट्यूनिंग फोक तो ऐसा ही होता है देखने में, मार देंगे तो ये वाइब्रेट करता है, जिससे क्रिएट होता है पल्स। पल्स कहने का मतलब वेव।
तो यहाँ से वेव जो बनाएंगे ऊपर जाएगा, दोनों जगह वेलोसिटी सेम होगा, इसलिए क्योंकि दोनों जगह टेंशन क्या है, दोनों जगह टेंशन सेम है, फोर्स सेम तो वेलोसिटी सेम। ठीक है, ये डिस्कशन समझ में आ गया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन मान लेते हैं F1 है, और इस पॉइंट पे सबसे ऊपर पे यहाँ पे F2 है। तो बताइए कितना कितना टेंशन है। तो यहाँ पे टेंशन यदि निकालना हो तो नीचे का मास कितना mg लग रहा है, तो ये बोलेंगे mg, और ऊपर में यहाँ पे टेंशन यदि निकालना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि टेंशन निकालना तो पूरा का पूरा मास ना, इतना दूर का मास आप देखेंगे तो इतना दूर का, ये इतना दूर का मास पूरा नीचे की तरफ लग रहा है, कितना m प्लस m डैश, m प्लस ये वाला जो m डैश है, इतना मास नीचे लग रहा है इंटू जी। यहाँ से यदि ले लें, यहाँ पे यदि टेंशन खोजना है तो पूरा नीचे का इतना को सिस्टम एक मानेंगे, और उसको नीचे की तरफ कितना से खींच रहा है, इतना से, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, m प्लस m डैश इंटू जी। ये न्यूटन लॉ मोशन में है, सिंपल सा बात है, बहुत टफ नहीं है। इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन, दोनों में टेंशन में देखिए अंतर है, यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी क्रिएट होगा पल्स, इसका वेलोसिटी, और यहाँ जो क्रिएट, यहाँ पे जो पहुँचेगा, यहाँ जैसे वेव बनाए, ये वेव चलते चलते ऊपर पहुँचा, तो यहाँ वेव का वेलोसिटी बदल जाएगा दोनों का। तो यहाँ वेव का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट अंडर F1 जो निकला है उतना बटा म्यू, और यहाँ वेलोसिटी रूट अंडर F2 बटा म्यू। तो यहाँ वेलोसिटी हमको पता ही है, ये F2 तो पता ही, इस F2 को डाल देंगे, म्यू तो पता ही, ये क्वेश्चन में जो रहेगा म्यू दिया रहेगा। तो दोनों के वेलोसिटी में अंतर है। ये बताइए, एक फार्मूला होता है v बराबर म्यू इंटू लेमडा। v बदल गया क्या, नीचे से जब ऊपर गया तो नीचे से ऊपर जाने में फोर्स बदल रहा है, टेंशन, चूंकि टेंशन ये बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदल गया, v1 v2 हो गया। तो ये तो चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, बदल गया, नीचे से ऊपर चला तो वेलोसिटी बदल गया, तो वेलोसिटी बदला तो लेमडा भी बदल गया, ये भी बदल गया। फ्रीक्वेंसी बदला क्या, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, नीचे से ऊपर तक फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ये सेम है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये ट्यूनिंग फोक जो एक्सटर्नल सोर्स था, एक्सटर्नल जो सोर्स था ट्यूनिंग फोक, याद कीजिए वाइब्रेटर बोलते थे, कोई भी स्ट्रिंग में हमको इसमें वेव क्रिएट करना है तो एक ट्यूनिंग फोक लेकर आते थे, इससे मारते थे। इसका यदि 100 हर्ट्ज है तो इसका भी जो वेव बनता था इतना ही होता था, यानी इसके अंदर जो वेव बनता है धागा में, वो डिपेंड करता है उस पर नहीं, उस डिपेंड करता है कि बाहर में सोर्स कितना है। तो इसमें भी, इसमें जो वेव बना रहे, चाहे इसमें वेव बना रहे, इन दोनों में वो किस पे डिपेंड करता है कि ट्यूनिंग फोक का कितना है जिसे आप मारते हैं। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों ही केस में या फिर यहाँ वहाँ में वेलोसिटी और लेमडा तो बदल जाएगा, वो नीचे से ऊपर जाने में वेलोसिटी तो बदल जा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इस पॉइंट को चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं समझने के लिए, नोट्स में बहुत ब्रीफ में समझाया हुआ है, तो चाहे तो इसको आप लिख लीजिए नोट्स में, बस इसको नोट करना है, बाकी बात को नहीं नोट करना है। तो जगह बनाइए वहाँ नोट्स में, इसको लिखना तो आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जैसे ही लिख दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इस रस्सी मास वाला है, वजन वाला है, भारी है रस्सी। अभी देखिए क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि यहाँ पे एक वेव पल्स बना दिए, एक ट्यूनिंग फोक लाए, ट्यूनिंग फोक से यहाँ मार दिए, वेव पल्स बन गया, और ये मूव करना शुरू किया ऊपर की तरफ। वेव मूव करते 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 यहाँ तक, लेंथ मान लेते हैं L है इसका मास दिया है, लेंथ दिया है, मास और लेंथ है तो म्यू भी निकल गया। म्यू क्या होता है, मास बटा लेंथ, तो ये तीनों हमको पता है। सपोज कीजिए इसका सब कुछ पता है, यहाँ पे एक वेव बना दिया, तो वेव ऊपर जाने में, यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछा गया, SC वर्मा में भी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा है क्वेश्चन, नीट में JEE मेन में पूछा है। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम पूछा जाता है कितना है, तो यहाँ से हमें सब कुछ हम देखेंगे कि वेलोसिटी कितना है, टाइम क्या है, एक्सेलरेशन जो भी है सारा डिस्कशन कर लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से वेव जो आप क्रिएट किए, वेव चलते चलते किसी टाइम पे यहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पे वेव पहुँच गया, ये वेलोसिटी चाहिए हमको। तो मान लेते हैं कि ये दूरी नीचे से x दूरी तक ऊपर गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको टेंशन चाहिए, तो इतना दूर का मास नीचे की तरफ यदि चाहें तो इतना दूर का मास हमको चाहिए। इतना दूर का मास कितना होगा, mg हो गया। इतना दूर का मास कितना बोलेंगे, म्यू है लीनियर मास डेंसिटी। सपोज कीजिए म्यू दिया है लीनियर मास डेंसिटी, तो ये मास पर यूनिट लेंथ है, लेंथ से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा मास म्यू इंटू एक्स। म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट लेंथ इंटू कितना दूर है, रस्सी तो इतना ही ना दूर नीचे है, इतना ही दूर का ना वजन नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इतना दूर का वजन x से गुना करेंगे,
इंटू जी, यानी फोर्स निकल गया, नीचे में जितना एम जी है उतना ही फोर्स हो गया, म्यू एम जी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एफ, एफ की जगह ये हो गया बटा म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल, सॉरी म्यू एक्स जी है, एक्स जी है, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एक्स जी। यानी कि यहाँ से यदि वेव बनकर गया ऊपर की तरफ तो किसी भी डिस्टेंस एक्स पे, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे ये वेलोसिटी कितना होगा, उसका फॉर्मूला आ गया है रूट अंडर एक्स जी। अब इसको मिटा लीजिए, समझने के लिए सिर्फ बनाए थे ये सिस्टम जैसा। तो यहाँ से एक्स दूरी पे कितना हो गया, एक्स दूर जैसे गया यहाँ पे वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला निकल गया। अब इसको स्क्वायर कीजिए तो वी स्क्वायर बराबर एक्स जी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा जी। अभी बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और ये तो वेलोसिटी हो गया, यानी वी डी वी बाई डी एक्स को एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, यानी वी डी वी बाई डी एक्स को एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन हो गया 2a बराबर जी, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया g बाई 2। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये वेलोसिटी निकल गए। ये जो पार्टिकल, ये जो वेव है जो ऊपर जा रहा है उसका स्पीड भी निकल चुका, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना, कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है उसका है g बाई 2, ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। अब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ तो वेलोसिटी जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, तो चाहे तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दें, यहाँ से इंटीग्रेशन करके बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको बताना यहाँ से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, और s यहाँ से यहाँ s कितना है, लेंथ पूरा का पूरा कितना है l, हाफ a कितना है g बाई 2t स्क्वायर, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से t बराबर 4 हो गया, 2 बाहर हो गया, l बाई जी, रूट अंडर 2 रूट अंडर l बाई जी। अभी हम इसमें जो डिस्कशन किए उसको तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत जो काम का, बस यही 2 पॉइंट इसमें पूछा जाता है। इस तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, यही 2 पॉइंट आपसे पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा कि यहाँ से यहाँ जा रहा है किसी भी x दूरी पे वेलोसिटी कितना है। तो जेई का जो तैयारी करते हैं उसमें वेलोसिटी पूछा जाता है जनरली, v बराबर रूट जी इंटू एक्स या एक्स जी, यहाँ पर निकला हुआ था एक्स जी। और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, जो कि नीट में पूछने का बहुत चांस है कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला 2 रूट अंडर एल बाई, एल हो गया पूरा का पूरा ये वाला लेंथ, देखिए टाइम का फॉर्मूला आया हुआ है। एक्सेलरेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो एक्सेलरेशन को बस खाली ध्यान रख लीजिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नीचे से ऊपर जाता है तो कितना एक्सेलरेशन से g बाई 2 से, ये पूछा उछा नहीं जाएगा आपको, यही दोनों पूछा जाता है जिसमें टाइम ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चाहे तो इसको भी आप लिख लीजिए, नोट्स में नहीं है, जो चीज़ नोट्स में नहीं आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, सब कुछ मत लिखिएगा, सब कुछ नोट मत कीजिए। ठीक है, हम लोग अब इससे क्वेश्चन करते हैं कि स्पीड का और टेंशन का जो रिलेशन है उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है करते हैं। लेकिन इसको करने से पहले जो भी आप डिस्कस किए एक बार वीडियो पॉज करके सारा फार्मूला आप देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपका स्पीड बना रहे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेज नंबर 9, बुकलेट का पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9, ये जेईई मेन 2010 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। इक्वेशन वेव का दिया है, म्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ 0.04, बाकी यूनिट में लिखा रहता है किलोग्राम पर मीटर, वो सब लिखना नहीं है, किलोग्राम सेंटीमीटर ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेन डाटा लिखिए, सब डाटा का फॉर्म में है, सब लिख लीजिए। यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, बस खाली डाटा लिखेंगे, अपने को डाटा से मतलब है। कह रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये वेव का क्वेश्चन है, ये वेव आ गया। जैसे ही हमको टेंशन चाहिए तो याद कीजिए एक फार्मूला हम लोग अभी भी डिस्कस किए हैं कि कभी भी टेंशन को वेव चैप्टर से रिलेट करना हो तो एक ही फार्मूला v बराबर रूट अंडर एफ बाई म्यू। तो ठीक है, इसमें कहीं चाहिए टेंशन तो v बराबर रूट अंडर एफ बाई म्यू, और v का फार्मूला ओमेगा बाई कितना हो गया k बराबर क्या था ओमेगा बाई v, ओमेगा इसमें ढूंढिए, ओमेगा दिख रहा है, t के साथ जो गुना में है ये ओमेगा हो गया, x के साथ जो गुना में है ये 2 पाई भी अंदर गया तो ये k हो गया, ओमेगा बटा k, 2 पाई तो कट जाएगा, लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखिए। ओमेगा के जगह कितना 1 बाई 0.04 और k के जगह 1 बाई 0.50,
चाहे तो डायरेक्ट एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे, यहीं पे कर लेंगे। यहाँ पे एक स्टेप लिखना है तो ओमेगा की जगह लिख लीजिए 1/0.04 और यहाँ पे 1/0.50। म्यू का वैल्यू कितना, 0.04। अब ये उल्टा हो गया, ये हो गया 50/4 और ये हो गया रूट अंडर, रूट को हटाना है तो स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर लिए और नीचे हो गया f/0.04। ये हो गया 25, 10 का स्क्वायर 10 है ना, 10 का स्क्वायर बटा 6 16 f/0.04। ये तो हो गया डबल पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। ये तो 10 का स्क्वायर है, पॉइंट का तो 4 से ही करते 4 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 6.25 f इक्वल टू 6.25, आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3, जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या बोले, भारी वाला, मास जिसमें है। लेंथ दिया है, सस्पेंडेड कर लिया, कह रहा है कि एक पल्स बनाए हैं, ऊपर जा रहा है। टाइम कितना लगेगा, बोले थे ना कि टाइम ही जनरली पूछा जाता है। टाइम का फॉर्मूला 2√L/g, सिंपल है। एल देख लीजिए जितना दिया हुआ, L 20 है, G 10 ले लेंगे, 2√2, आंसर ए हो गया, थर्ड का आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 10। यह है नीट 2016 का क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कीजिए, इसमें जो टेक्निक आपको बताएं उसका दिमाग लगाइएगा, फिर कुछ और नया तरीका बताएंगे कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिफॉर्म रोप। यूनिफॉर्म रोप कहने का मतलब क्या हो गया, मास उसमें आ गया। यूनिफॉर्म रोप मास भी दिया हुआ है, मास नहीं भी रहता तभी भी यूनिफॉर्म रोप वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब उसमें मास है, भारी वाला है। इसका मास कितना है, m1, लेंथ है l, इसका मास है m1। और कह रहा है कि जो ब्लॉक लटकाया गया है इसका मास है m2। कह रहा है कि एक पल्स बनाए हैं, वेव पल्स, उसका वेवलेंथ लेमडा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ जो वेव बन रहा है, ये जो वेव पल्स बन रहा है उसका लेमडा यहाँ पे लेमडा 1 ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका लेमडा 1 है। अब कह रहा है कि जब वो ऊपर पहुंच गया टॉप पे, तो यहाँ पे जो लेमडा, यहाँ पे सीधा सीधा बोलिए कि यहाँ जो वेव पल्स बन रहा है लेमडा 1 है, और यहाँ जो पहुंचा है उसका वेव पल्स का लेमडा 2 है वेवलेंथ। वेवलेंथ बदल जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने के बाद बदलेगा, क्योंकि रस्सी में यहाँ वहाँ भारी है ना, ये मास वाला है, तो रस्सी में टेंशन बदलते जाएगा, इसलिए लेमडा बदल गया। क्वेश्चन में क्या चाहिए, लेमडा 2 बटा लेमडा 1। क्वेश्चन में ये चाहिए लेमडा 2 बाय लेमडा 1। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फोर्स F1, यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा m2g, और इस टॉप पॉइंट पे F2 कितना हो जाएगा, ये दोनों मास ऐड हो जाता है, दोनों मास m1 प्लस m2 इंटू जी। अभी हमको फॉर्मूला है v बराबर रूट अंडर, जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे f बाई म्यू, और v बराबर होता है म्यू लेमडा। तो ये देखिए, ये हो गया म्यू, लीनियर मास डेंसिटी तो सेम ही है सब जगह, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बदलता है क्या, तो ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, ये तो बदलता नहीं है। तो जो बदल रहा है लेमडा, किसके वजह से, फोर्स की वजह से। तो डायरेक्ट इतना नहीं करेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए म्यू तो सेम ही है, तो डायरेक्ट यहाँ से लेमडा लिखेंगे बराबर रूट एफ, ये इक्वेशन लिख लेंगे फट से। क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। v बराबर रूट अंडर एफ बाई म्यू, म्यू सेम ही है, v बराबर म्यू लेमडा, ये म्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, लेकिन बोलने से नहीं मतलब, समझ में तो आ ही रहा है अपने को। तो ये क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है यहाँ वहाँ, किस पे डिपेंड करता है, ट्यूनिंग फोक पे डिपेंड करता है। तो ट्यूनिंग फोक तो सब जगह, ये यहाँ पे जो वेव क्रिएट करेंगे, एक बार जब वेव क्रिएट कर दे तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं कभी। तो ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये बदल रहा है लेमडा, और ये फोर्स थी, इसका बस इक्वेशन लिख लिए। हमको चाहिए क्या, लेमडा 2 बटा लेमडा 1, तो लेमडा 2 बटा लेमडा 1 बराबर F2 बटा F1 रूट अंडर F2 दिया हुआ है, F2 कितना है, m1 प्लस m2 होगा, g तो कट जाएगा नीचे से, यहाँ भी F1 कितना है m2, यानी नीचे में m2 रहेगा, यानी इसका आंसर में d होगा। d में b में देखिए क्या अंतर है, d में आंसर में m2 है नीचे, यानी d वाला आंसर हो गया। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा इस तरीके को हम लोग एलिमिनेशन से बताते हैं कि कैसे होगा, एलिमिनेट करके बताते हैं इसको।
इस तरह का क्वेश्चन में जहाँ पे ऑप्शन में M1 M2 M1 प्लस M2 M1 माइनस M2 इतना कचरा लगा हो, ढेर सारा M1 M2, इसको वेरिएबल वाला क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन में M1 और M2 के बारे में कुछ नहीं क्वेश्चन बोला है कि कितना लेना है, तो हम लोग कुछ भी मेरा मर्जी हम ले सकते हैं। अच्छे समझिए इसको, ये एलिमिनेशन प्रोसेस इसको अच्छे से समझना है। M1 और M2 के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम लोग कुछ भी लिया जा सकता है। तो हम लोग देखिए क्या ले लिए, M1 को सीधा 0 ले लिए अपने मेरा मर्जी। M1 को 0 लेते ही डायग्राम ऐसा हो गया, ये M1 0 मतलब ये मासलेस स्ट्रिंग हो गया, यानी यहां जो लेमडा होगा वो लेमडा यहां होगा, दोनों क्या हो जाएगा सेम, मासलेस होते ही दोनों लेमडा सेम। तो हमको चाहिए था क्या, लेमडा 2 बटा लेमडा 1, ये 1 आंसर आता, दोनों लेमडा क्या होता सेम, कट जाता 1 आता। अब M1 बराबर 0 रखने पे ये आंसर आता है 1। चेक कीजिए चारों ऑप्शन में M1 बराबर 0 रखिए, पहला ऑप्शन में इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा नहीं, दूसरे ऑप्शन में भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन में 0 हो जा रहा है, चौथा ऑप्शन में 1 होगा। देखिए चौथा ऑप्शन ये था, M1 बराबर जैसे ही 0 रखेंगे कट के आंसर कितना दे देगा 1। तो ये आंसर हमारा कौन सा हो गया डी। तो इसको एलिमिनेशन इतना नहीं करना होता, तो एलिमिनेशन से देखिए फट से कैसे हो गया, M1 बराबर 0 लिए, उससे पता चल गया कि मासलेस हो गया स्ट्रिंग, मतलब M1 0 मतलब मासलेस, और ये दोनों लेमडा सेम, कट के 1। तो इसको इस तरह से सोचने के लिए भी आप तरीका अपने माइंड में डेवलप कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है, जो मेरे यहाँ पढ़े हैं कभी, वो लोगों को तो आइडिया है कि इस तरह से सोचते हैं, पर जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग भी सोचिए कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। और आपके पास टाइम अभी है, जब भी नीट हो, अभी सितंबर में है डेट, या जब भी डेट होना हो, एग्जाम तो होगा ही ना, ऐसा थोड़े कि एग्जाम नहीं होगा, जब भी एग्जाम होना हो आप इस तरीके को डेवलप करके रखिए। और एग्जाम में कोशिश कीजिए कि जो टाइम मिल रहा है, आप कल को एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि नीट में मेरा नहीं हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट कमजोर था। क्यों कमजोर था, इतना टाइम मिला आपको, इतना लेट से डिले हो रहा है एग्जाम, तो आपको फिर भी करने का टाइम नहीं मिला। और कई लोग आप लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। अरे ये जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं ना, डॉक्टर कल को बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो दूसरे के लिए थोड़े बनेंगे। तो डीमोटिवेशन किसके लिए होना है, अरे आपका अपना लाइफ है, तो डीमोटिवेटेड क्यों हो जाएंगे। कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ना, कि एग्जाम नीट खत्म हो गया। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, सब फालतू बच्चा जैसा क्वेश्चन मत पूछा कीजिए कि सर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। अरे हाई मोटिवेटेड रहिए, और ये सब जो क्लास देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार पढ़ाने का तरीका सही है। जब क्वेश्चन बनने लगेगा खुद मोटिवेटेड रहेंगे। जब भी एग्जाम है होने दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप 600 650 को पार कर पाएँ, उस नंबर तक पहुँच पाएँ। क्योंकि इस दौरान दो तरह का लोग है, एक तो अपना तैयारी इतना अच्छे से कर नहीं रहा, छोड़ रहा है, धीरे धीरे उसका उतना जोश रहा नहीं, शुरू में बहुत जोश था। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो ज़बरदस्त अभी भी करते जा रहे हैं तैयारी, तो वो लोग बहुत अच्छे नंबर पे पहुंच जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम मिल गया उन लोग को। तो आप लोग को डीमोटिवेटेड कभी नहीं फील होना है, ये बच्चा वाला काम मत कीजिए। और जो हम बात बता रहे हैं इसको समझिए, और जो नहीं सीखे हैं एलिमिनेशन, वो एलिमिनेशन के टेक्निक को सीखिए, कैसे पकड़ते हैं। बहुत सारा जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स में, इसमें इतना आपको सिखा देंगे कि आप केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर लेंगे, कभी कभी बायोलॉजी में भी अप्लाई होगा, मैथ में तो होता ही होता है, बायोलॉजी में कैसे अप्लाई होगा। जो आप देखेंगे कभी भी क्वेश्चन, तो आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो क्लियर आपको पता हो जाना चाहिए कि ये दोनों नहीं होगा। तो बाकी ये दोनों में से अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, या फिर ऑप्शन को देखिए आगे पीछे कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें कम मारे थे, जो अच्छा वाला है। जैसे कि ऊपर और नीचे देखेंगे, जिसमें सबसे कम ऑप्शन होगा वो आंसर होने का ज़्यादा चांस होता है। और मैथ में तो एलिमिनेशन लगता ही है। यदि आप एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, एपी जीपी ये सब समेशन सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें n बराबर 1 2 3 जो भी है इतना लेकर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो तरीका आपको सिखाते सिखाते बहुत कुछ सिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पेज नंबर 11 पे जाएंगे अपने बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 4, जेई मेन ऑनलाइन 2020, यानी इस साल जो एग्जाम हुआ था 2020 में जनवरी में जेई मेन, उसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वीडियो पॉज करके पहले खुद से करेंगे, फिर हम बताएंगे तो नया सीखने को कुछ मिलेगा। देखिए करके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव को क्रिएट किया गया है टाउट स्टील वायर, वायर मतलब स्ट्रिंग है, धागा ही जैसा है। कह रहा है कि वेलोसिटी v है जब टेंशन इतना है, यानी कि ये जो टेंशन है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 2.06 × 10⁴, तब वेलोसिटी v है। कह रहा है कि व्हेन टेंशन चेंज टू t, अभी नया ही टेंशन की जगह t कर दिया, तो वेलोसिटी चेंज टू v/2, यानी वेलोसिटी हो गया v/2, टेंशन t है t/μ। अभी इन दोनों से सॉल्व करके बताना है कि t का वैल्यू कितना होगा।
तो अभी देखिए क्या करेंगे हम, इसको बनाने के लिए 10 टू द पावर ये सब लगा हुआ है। एक बार ऑप्शन को देखेंगे, देखिए कैसे एलिमिनेशन का आपको क्रक्स पता चलेगा, कैसे एलिमिनेट करने के लिए सोचा जाता है। जैसे ही ऑप्शन में देखें तो 10 टू द पावर तो ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबका अलग अलग है। जैसे न्यूमेरिकल 10 टू द पावर छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू 10.2 है, दूसरे में 2.5, अलग अलग हो गया। एक को 10 बोलेंगे तो एक को 25 बोलेंगे, दूसरा में कितना है 51 है, 5.15 यानी 51 50, और तीसरा में 30 है, 30.5 यानी 30 के आसपास। यानी सारा का न्यूमेरिकल वैल्यू तो बदला हुआ है, कोई सेम तो नहीं ना है, ऐसा तो नहीं ना है 10.2 इंटू 10 टू द पावर 2, 10.2 इंटू 10 टू 5, इसमें पावर बदल गया लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। लेकिन इसमें चारों का चारों न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चारों ऑप्शन का अलग अलग हो, ये बहुत आसान हो गया आपका कैलकुलेशन करना। 10 टू द पावर को भूल जाइए, ये जो 10 टू द पावर है भूल जाइए, दोनों को भागा देंगे तो म्यू तो ऐसे ही गया, म्यू तो कट ही गया, भागा दीजिए, ये गया 2 पर चला गया, ये हो जाएगा 2.06 बटा टी। टेंशन जी स्क्वायर कीजिए, ये 4 बना, ये गया, टी इधर गया 2.06 बटा 4, ये लगभग 2 के बराबर है 0.5, 1/2 हो गया ना 0.5, 0.5 का यानी 50, 0.5 कहने का मतलब इसको 50 भी बोल सकते हैं, इसको 500 भी बोल सकते हैं, 5000 भी बोल सकते हैं। जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। तो 5 वाला न्यूमेरिकल वैल्यू या 50 के आसपास का कौन सा 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू, आंसर बी है, 51 है ना, आंसर बी में कितना 5.15। तो इसको तो जीरो कर लीजिए, खत्म कीजिए, 5 के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आ गया। इसको देखिए कैसे हम सिखाएं, अभी जो बताएं उसको समझिए बढ़िया से। यहाँ 10 टू द पावर को क्यों हटाएं, क्योंकि ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू सब बदला हुआ है, तो 10 टू द पावर का ध्यान नहीं देना है। अब जब कैलकुलेशन करें तो म्यू तो कट गया, बस इसको कैलकुलेट करना है। ये 0.6 है तो इसका भी ध्यान नहीं दे रही है, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स में आंसर इसलिए आ जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चारों अलग अलग है। तो बस यहाँ से काटे लगभग 2 के बराबर, लगभग 0.5, इससे तुरंत आंसर आ गया। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो इसको पूरा का पूरा, जैसे कैलकुलेशन है 0.6 है तो पूरा काटने में लग जाएंगे, तो पूरा का पूरा आंसर मिलाएंगे, तो गया उनका 3-4 मिनट लग गया उनको। हम लोग को क्या करना है, ये सेकंड में भी बन जाएगा। आपको सिखा रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा दिए हैं। जब आप सीख जाएंगे इस क्वेश्चन को हार्डली आप कितना देर में कर लेंगे, 7, 8, 10, 15, 10, 11, 12 सेकेंड, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और कोई 3-3, 4-4 मिनट ले लिया तो आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन आगे कर लेंगे। तो जो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं उन लोग और कोशिश कीजिए इतना ज़्यादा स्पीड करने का, बहुत ज़्यादा स्पीड करने का कोशिश कीजिए। और जो एवरेज वाले हैं उस कोशिश कीजिए कि नंबर आपका 600 को टच करे, 570, 580 उसको ऊपर जाने का कोशिश कीजिए। और जो ठीक ठाक स्टूडेंट है उन लोग तो और ज़्यादा, 650 से नीचे का बात ही मत कीजिए, आप लोग 650 से ऊपर करने का कोशिश कीजिए। दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क लगाइए। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 25, ये जेईई मेन ऑनलाइन 2019 का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। पेज नंबर 13 का 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर लेंगे, ये रिपीट होने का चांस है ये क्वेश्चन। इसका आंसर भी आप याद करके जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1 एम्स 2019 का क्वेश्चन है, इसको करिए। म्यू दिया है, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी दिया है, फाइंड टेंशन, बस वही फार्मूला लगाएंगे। v बराबर रूट अंडर f बाई म्यू और v बराबर ओमेगा बाई के, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओमेगा 300 है तो यहाँ लिखेंगे 300 और k है 15, रूट अंडर f टेंशन चाहिए म्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.1। अब इसको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन कर दीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए सबका अलग अलग है, 30, 20, 40, 45, तो आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन। ये कितना हो गया 20 का 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सबका कितना है 3, 4, 2 सबसे अलग अलग है, तो आराम से हो जाएगा। आपको कुछ जीरो का ध्यान ही नहीं देना है, जीरो का ध्यान नहीं देना है, 10 टू द पावर का ध्यान नहीं देना, इस सबका काम नहीं करना है। अभी कितना 0.1 है तो इसको 1 बोलेंगे, स्क्वायर कर दीजिए तो 4 बराबर f, आंसर 4 होना चाहिए। 4 मतलब 40 हो सकता है, 400 हो सकता है, 4000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक ही ना आंसर है 4 वाला, आंसर हो गया सी। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए सीखिए कि कैसे जल्दी से कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 का 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, एम्स 2015 का क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, यूनिफॉर्म मतलब भारी वाला है, इसका दिया हुआ है लेंथ और मास दिया है, फाइंड स्पीड ऑफ द वेव एट मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, मिड पॉइंट यहाँ पे चाहिए। तो कई सारा तरीका है, आप जिस मर्जी से निकाल लीजिए। मान लेते हैं कि फार्मूला कुछ नहीं याद आपको है, तो यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, फोर्स, टेंशन, इतना दूर का, इतना हमको मान लेते हैं फार्मूला हमको याद नहीं है, तो फार्मूला नहीं याद है तो इतना दूर का मास नीचे लगेगा mg, मास कितना होगा, पूरा का पूरा मास कितना, 1 kg है तो आधा kg हो गई है, 0.5 इंटू 10 ये 5 हो गया, फोर्स हो गया 5, इसलिए हमको चाहिए क्या, फाइंड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला रूट अंडर एफ बाई म्यू होता है, रूट अंडर एफ, एफ हो गया 5, म्यू, म्यू हो गया क्या, मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है 1 पर यूनिट, लेंथ कितना है 20, ऊपर गया 20, 100 बन गया 10, आंसर हो गया, आंसर डी। फार्मूला नहीं याद है तब, और यदि फार्मूला याद है तो आपको क्या होता था फार्मूला स्पीड का, रूट अंडर एक्स इंटू जी, सीधा सीधा एक्स कितना है, मिड पॉइंट पे चाहिए ना, ये मिड पॉइंट है, आधा आधा होगा इसका, बिल्कुल 20 है तो 10 हो गया, 10 इंटू 10, आंसर कितना हो गया 10। ये फार्मूला से डायरेक्ट हो गया, फार्मूला नहीं आएगा तो ये फार्मूला से लगा दीजिएगा, कोई भी, ये भी लंबा ज़्यादा नहीं है, पर फार्मूला यदि याद हो तो फट से एक लाइन में आपका हो गया रूट एक्स जी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पॉइंट से, जो पढ़े अभी थ्योरी उससे, पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इसको वीवीआई का मार्क लगाइए, ये क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल चांस है। पेज नंबर 38 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, बहुत आसान है पर पूछने का चांस है। करा स्ट्रिंग का मास है, टेंशन है, सब कुछ है, लेंथ दिया हुआ है, इफ द ट्रांसवर्स जर्क स्टक एट वन डिस्टेंस विल रीच अदर एंड, कह रहा है कि ये स्टेप से हो, यहाँ से एक वेव वेलोसिटी क्रिएट किया जाए तो यहाँ से यहाँ कितना देर में पहुँच जाएगा, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है 20 मीटर, वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी बराबर रूट अंडर एफ बाई म्यू, एफ कितना दिया, टेंशन 200 बटा म्यू, मास पर यूनिट लेंथ 2.5 हो गया, मास बटा लेंथ 20 मीटर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 20, एक जीरो है तो यहाँ पे चला गया, ये कितना हो जाएगा, अंदर में नहीं, जीरो का 40 वेलोसिटी हो गया, ये दिया हुआ है। अभी हमको चाहिए क्या, इफ द डिस्टेंस रीच अदर एंड, मतलब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस टाइम बराबर है ना एक्स बाई भी होता है, अब स्पीड कितना है 40, हाफ यानी 0.5 सेकेंड, आंसर हो गया बी, सिंपल है। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ाई करते हैं, तब तक आप रिवाइज कीजिए, अदर सब्जेक्ट को भी अच्छे से कीजिए, जो पढ़ाए हैं इसको रिवाइज कीजिए, नोट अगले क्लास से आपके पास नोट्स और बुकलेट दोनों होना चाहिए आपके पास, प्रिंट फॉर्म में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मोबाइल में भी रहे तो आप उसको देख लिया कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब लिंक डिस्कशन फोरम का नीचे में लिंक दे दिए हैं, टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कस कर लिए करेंगे क्वेश्चन का, और PDF लेना है नोट्स का बुकलेट का तो आप देख लीजिएगा, ऐप में है वहाँ पे, ठीक है। टेक केयर।